सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स। यहाँ पर आपको मिलेगा नॉवेल्स का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। रुको रुको रुको, इस पार्ट को स्किप मत करना। आपको पता है इतनी लंबी वीडियो बनाने में कितनी मेहनत और समय लगता है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर पल खास है। और हाँ, मैजेस्टिक मर्मर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। क्या मैंने इसे सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया है? छोटू के चेहरे पर खुशी झलक उठी जब उसने अपने सामने खड़े आसमानी विनाशक लाश को देखा। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जैसे ही प्रतीक बना, उसके और इस आसमानी विनाशक लाश के बीच एक संबंध बन गया। छोटू की आंखों में उत्साह झलक रहा था क्योंकि उसने आसमानी विनाशक लाश को देखा। एक विचार मात्र से उस आसमानी विनाशक लाश की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। उन गहरे काले स्याही जैसे नेत्रों में एक गंभीरता की झलक दिखाई दी। हाँ, ध्रुव, जो आमतौर पर शांत रहता था, भी यह दृश्य देखकर जोर से हंस पड़ा। आसमानी विनाशक लाश को नियंत्रित करना उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक आसान था। यदि आसमानी व्यापार कोर्ट को पता चलता कि जिस चीज के सामने वे असहाय थे उसे छोटू ने इतनी आसानी से नियंत्रित कर लिया, तो वे शायद काफी निराश होते। हालांकि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। छोटू ही एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास विनाशक प्राचीन निशान था। केवल विनाशक शक्ति से बना प्रतीक ही आसमानी विनाशक लाश के शरीर के अंदर रह सकता था। आसमानी विनाशक लाश के अंदर प्रवेश करने वाली कोई भी अन्य ऊर्जा को वहां मौजूद विनाशक शक्ति तुरंत निगल लेती। हालांकि यह आसमानी विनाशक लाश अभी भी उपयोगी है, यह आधे से ज्यादा क्षतिग्रस्त स्थिति में है। वज्रांग ने छोटू के शरीर से बाहर निकलते हुए कहा। उसने सामने खड़े आसमानी विनाशक लाश पर एक नजर डाली। अगर तुम सच में इसे ठीक करना चाहते हो तो केवल विनाशक प्राचीन निशान का उपयोग करके धीरे धीरे इसे पोषण देना होगा। छोटू ने सिर हिलाया। उसे ऐसा कोई भ्रम नहीं था कि वह आसमानी विनाशक लाश को तुरंत उसकी चरम शक्ति पर लौटा सकेगा। खाना भी धीरे धीरे ही खाया जाता है। इस आसमानी विनाशक लाश को पाने के बाद वह पहले से ही काफी संतुष्ट था। भले ही यह आसमानी विनाशक लाश आधा क्षतिग्रस्त हो, एक सच्चे महाप्राण रैंक के विशेषज्ञ को इसे पूरी तरह नष्ट करने में कठिनाई होगी। वज्रांग ने कहा, बेशक यह दुख की बात है कि इसकी स्थिति इतनी खराब है और इसकी आक्रामक शक्ति बहुत कम हो गई है, नहीं तो यह एक महाप्राण रैंक के विशेषज्ञ को भी मार सकता था। फिलहाल यह केवल एक चरम परम जीव रैंक के विशेषज्ञ से निपट सकता है। छोटू मुस्कुराया। इसका मतलब था कि आसमानी विनाशक लाश की रक्षात्मक शक्ति महाप्राण रैंक के विशेषज्ञ के समान थी और इसकी आक्रामक शक्ति चरम परम जीव रैंक के विशेषज्ञ के स्तर की थी। यह पहले से ही एक पर्याप्त युद्ध क्षमता थी। हालांकि यह एक महाप्राण रैंक के विशेषज्ञ को मार नहीं सकता, इसकी रक्षात्मक शक्ति से उसे परेशान करना मुश्किल नहीं होगा। छोटू ने हंसते हुए कहा, यहाँ तक कि महाप्राण रैंक के विशेषज्ञ भी ऐसी कठिन चीज से परेशान हो जाएंगे जिसे न तो मारा जा सके और न ही हटाया जा सके। वज्रांग ने सिर हिलाया और इन शब्दों का खंडन नहीं किया। भले ही आसमानी विनाशक लाश क्षतिग्रस्त हो, यह आखिरकार डिवावरिंग मास्टर द्वारा अंधेरे के दूत से लड़ने के लिए तैयार किया गया था। आसमानी विनाशक लाश को नियंत्रित करने के बाद छोटू ने कुछ देर सोचा। उसने अपना हाथ बंद किया और वह अनजान समुद्री नक्शा जो उसने नीलामी में खरीदा था उसके हाथ में आ गया। इसके बाद उसकी मेंटल एनर्जी फैल गई और उसने नक्शे को अपने मन में अंकित कर लिया। यह प्रक्रिया काफी देर तक चली और फिर उसने कुछ हताशा के साथ अपनी आंखें खोली। यह भी नहीं है। हालांकि समुद्री नक्शे में एक अनजान समुद्री क्षेत्र रिकॉर्ड किया गया था, यह वह नहीं था जिसकी छोटू को आवश्यकता थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि थंडरबोल्ट प्राचीन निशान का सटीक स्थान केवल उस छोटे सिल्वर टावर से ही मिल सकता था। अब केवल वही चीज बची है। छोटू बुदबुदाया। असुरी वायु गुफा ने इस बार काफी लोग भेजे हैं। पिछली स्थिति को देखकर धीरेन्द्र के पक्ष में 2 चरम परम जीव रैंक के विशेषज्ञ थे, जबकि धीरेन्द्र ने भी एडवांस्ड परम जीव रैंक के चरम को छू लिया था। एक और कदम और वह चरम परम जीव रैंक में प्रवेश कर सकता था। यह लाइनअप काफी मजबूत था।
यदि छोटे सिल्वर टावर का आकर्षण इतना बड़ा न होता तो शायद ही कोई उन्हें निशाना बनाने के बारे में सोचता। दुर्भाग्य से इस दुनिया में इतने अगर नहीं होते। चूंकि धीरेन्द्र ने सबसे पहले छोटे सिल्वर टावर को छीन लिया था, वह स्पष्ट रूप से जानता होगा कि आसमानी व्यापार क्षेत्र से इस वस्तु को बाहर ले जाना आसान नहीं होगा, जबकि उसके चारों ओर भेड़ियों का झुंड इकट्ठा हो। छोटू को पहले से ही आभास हो गया था कि धीरेन्द्र का समूह आसमानी व्यापार सिटी में लंबे समय तक नहीं रुकेगा। भले ही यह आसमानी व्यापार कोर्ट का क्षेत्र था और शुरुआत में हर कोई उनके प्रति सम्मान प्रकट करेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद कोई न कोई हमला करने की कोशिश करेगा। उस समय देखने लायक एक अच्छा नाटक होगा। जैसे ही छोटू की सोच इस बिंदु पर पहुंची, उसके होठों के कोने एक शरारती मुस्कान में मुड़ गए। उसकी मुस्कान में मजाक उड़ाने का भाव था। हालांकि नीलामी समाप्त हो चुकी थी, शहर की आबादी अगले कुछ दिनों में कम नहीं हुई। कई विशेषज्ञ अब भी यहाँ रुके हुए थे। इसके अलावा उनकी नजरें लगातार एक खास दिशा की ओर टिकी हुई थीं। वह जगह वह थी जहां असुरी वायु गुफा के लोग ठहरे हुए थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा लग रहा था कि शहर में कई लोग असुरी वायु गुफा के हाथों में मौजूद छोटे सिल्वर टावर पर नजर गड़ाए हुए थे। हालांकि बहुत से लोग अपने हद को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन आसमानी व्यापार सिटी अब लगभग भेड़ियों का अड्डा बन गया था। असुरी वायु गुफा मानो एक शक्तिशाली शेर के समान था जो अपने शिकार को घसीट रहा था। हालांकि शेर काफी डरावना था, पर इस समय उसकी दहशत कुछ कमजोर लग रही थी। धीरेन्द्र और उसकी टोली इस स्थिति से भली भांति वाकिफ थी और उन्होंने अपनी चालें भी तैयार कर ली थीं। एक ही दिन में उन्होंने भारी कीमत चुकाकर आसमानी व्यापार सिटी के भीतर से कई ताकतवर गार्ड्स को किराए पर ले लिया। यह साफ था कि उन्होंने भेड़ियों के खिलाफ भेड़ियों का उपयोग करने की योजना बनाई थी। हालांकि आसमानी व्यापार सिटी के अन्य बड़े गुट केवल ठंडी निगाहों से देख रहे थे। असुरी वायु गुफा द्वारा किराए पर लिए गए ये अस्थायी सहयोगी किसी महत्वपूर्ण समय पर शायद ज्यादा मददगार नहीं साबित होंगे। इसके अलावा संभव है कि उनमें से कुछ भीतर से धोखा देने की योजना भी बना रहे हों। उस समय असुरी वायु गुफा केवल अराजकता में फंस जाएगा। छोटू शहर के भीतर एक ऊंची इमारत के किनारे बैठा था। उसने कुछ सुस्ती के साथ शहर के उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर देखा। इसके बाद वह हल्के से मुस्कुराया और बुदबुदाया, शायद वे अब जल्द ही हरकत में आएंगे। छोटू के शब्दों के बीच एक उदास चेहरा लिए धीरेन्द्र एक गहरे और शांत प्रांगण में धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें कमरे में मौजूद असुरी वायु गुफा के विशेषज्ञों पर गईं। अंततः उसकी नजरें कोने में खड़ी एक दुबली पतली आकृति पर ठहर गईं। तो योजना के अनुसार कार्य करो। हम आज दोपहर शहर से निकल जाएंगे। दोपहर बहुत जल्दी आ गई। जैसे ही सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा, इमारत पर बैठे छोटू का चेहरा अचानक बदल गया। उसी समय उसने महसूस किया कि पूरे शहर का माहौल अचानक से थोड़ा बदल गया। अब और सहन नहीं कर पाए क्या? छोटू अनायास थोड़ा मुस्कुराया जब उसने इस हल्के बदलाव को महसूस किया। इसके बाद उसने सिर उठाया। उसने सुना कि उत्तर पश्चिम में अचानक तेज हवाओं की आवाजें गूंजने लगीं। सैकड़ों लोग छिपे हुए स्थानों से बाहर निकलकर शहर से बाहर भागने लगे। छोटू इमारत पर खड़ा हो गया। उसने आसमान में अनगिनत आकृतियों के इस अराजक दृश्य को अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसकी नजरें 3 क्षेत्रों पर टिक गईं। इन 3 क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली उपस्थिति थी। स्पष्ट था कि ये असुरी वायु गुफा के मुख्य बल थे। इन्होंने वास्तव में ध्यान भटकाने के लिए बिखराव का उपयोग किया है। हाँ, छोटू की भौहें हल्की उठ गईं। उसने देखा कि शहर के हर कोने में सतर्कता से असुरी वायु गुफा पर नजर रखने वाले बड़े गुट अब हरकत में आ गए थे। उन्होंने उन 3 सबसे ताकतवर समूहों पर ध्यान केंद्रित कर दिया था। सिल्वर टावर इनमें से किसी के पास नहीं है। ये सभी केवल छलावा हैं। वज्रांग की आवाज उसी क्षण गूंजी। छोटू मुस्कुराया। वह जानता था कि धीरेन्द्र यह कभी नहीं सोचेगा कि वज्रांग ने पहले ही नीलामी स्थल पर सिल्वर टावर से निकलने वाले कंपन को पकड़ लिया था। धीरेन्द्र की सारी योजनाएं इस समय व्यर्थ थीं। देखते हैं कि तुम और कितनी देर तक छुप सकते हो।
छोटू ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए। उसकी आंखों में उपहास झलक रहा था। इस समय आसमानी व्यापार सिटी निस्संदेह अत्यधिक अराजक हो गया था। अनगिनत विशेषज्ञ टिड्डियों की तरह आसमान में भर गए। इसके बाद उन्होंने असुरी वायु गुफा के लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कई बड़े गुट भी शक्तिशाली आभा वाले इन 3 समूहों का पीछा करने लगे। यह सिलसिला करीब आधे घंटे तक चला। उसके बाद ही शहर थोड़ा शांत हुआ। सिल्वर टावर उत्तर की ओर जा रहा है। वज्रांग की आवाज अचानक गूंजी। यह सुनकर छोटू के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। इसके बाद उसने सीटी बजाई और सीधे शहर के उत्तर की ओर उड़ चला। उसके पीछे एक छोटी सी आकृति तेजी से उसका पीछा कर रही थी। छोटू का शरीर डूबते सूरज के बीच हवा में सरसराहट करता हुआ आगे बढ़ा। उसकी चमकती आंखें उस दिशा में केंद्रित थीं, जहां से कंपन आ रहा था। वह धीरे से बुदबुदाया, इस बार तुम कहां भागोगे? यह सिल्वर टावर किसी भी कीमत पर मेरा होगा। आसमानी व्यापार सिटी के बाहर कुछ आकृतियां नीचे ऊंचाई पर उड़ रही थीं। वे तेज गति से नहीं बढ़ रही थीं, लेकिन पूरी तरह से खामोशी में थीं। उनके गुजरने पर हवा का प्रवाह बिखर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे भूत हों। उन्होंने जिस रास्ते को चुना था वह बेहद सुनसान था। इसलिए आसमानी व्यापार सिटी की वर्तमान अराजक स्थिति के बावजूद कोई भी इन आकृतियों को चुपचाप शहर छोड़ते हुए नहीं देख पाया। सस्विश! वे आकृतियां अपने पैरों से खाली हवा को धक्का देकर फिर आगे बढ़ी। उनके विशाल काले चोगे उनके शरीर को ढके हुए थे। जैसे ही हवा चली, उसने सबसे आगे चल रही आकृति के चोगे का एक कोना उठा दिया। वह खूबसूरत चेहरा असुरी वायु गुफा के धीरेंद्र का था। जूनियर केव चीफ प्रोटेक्टर लियू और बाकी लोग किसी के द्वारा उलझा दिए गए हैं। धीरेंद्र के पीछे एक व्यक्ति ने धीमे से कहा, हम। धीरेंद्र ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक काली चमक आई। उसने पीछे देखा और एक गहरी आवाज में बोला, ये लोग सच में असुरी वायु गुफा को निशाना बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें नजरअंदाज करो। जैसे ही हम आसमानी व्यापार क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, हमें लेने के लिए कोई होगा। तब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। समझ गया? पीछे खड़े कुछ लोगों ने सिर हिलाकर जवाब दिया। हाँ हाँ भाई धीरेंद्र, तुम्हारा यह सबको धोखा देने का तरीका बुरा नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि यह उतना प्रभावी नहीं है जितना तुम सोचते हो। परंतु तभी एक हंसी उनके सामने एक पहाड़ी के ऊपर से गूंजी। सस्विश! तेजी से बढ़ रहे वे सभी लोग अचानक ठहर गए। धीरेंद्र का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सिर उठाया और अपनी ठंडी काली आंखों से पहाड़ी पर खड़ी सफेद कपड़ों में लिपटी आकृति की ओर देखा। उसने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, गारा, तुम मेरा पीछा करने में कामयाब कैसे हुए? हाँ हाँ, चूंकि तुम्हारे पास अपनी शानदार योजना है, मेरे पास भी अपनी चालें हैं। गारा ने धीरेंद्र की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम मेरा पता लगा सकते हो, लेकिन तुम अकेले ही इतनी हिम्मत से आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हारे दम पर तुम मुझसे वह चीज छीन सकते हो? धीरेंद्र ने ठंडी आवाज में कहा, मैं अकेला नहीं हूं। गारा हंसा। उसने अपनी नजर उत्तर की ओर जंगल पर डाली और कहा, भाई चंबाल, चूंकि तुम यहाँ हो, क्यों न अपना चेहरा दिखा दो? हाँ हाँ भाई, झू से छिप पाना मुश्किल है। जंगल से जोरदार हंसी गूंजी। इसके बाद कुछ आकृतियां वहां से बाहर निकली। उनके नेता मायावी दानव दल के चंबाल थे। धीरेंद्र की आंखें थोड़ा गंभीर हो गईं जब उसने चंबाल को देखा। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मायावी दानव दल और ब्रह्मांड गुफा कब से एक हो गए? मेरे पास केवल एक सिल्वर टावर है। अगर तुम इसे छीन भी लो तो यह आखिर किसका होगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। भाई धीरेंद्र, हमारे बीच विवाद पैदा करने की कोशिश मत करो। पहले हम सिल्वर टावर लेंगे, फिर तय करेंगे कि इसे कैसे बांटा जाए। गारा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे ले जाओ। क्या तुम ज्यादा ही आशावादी नहीं हो रहे हो? धीरेंद्र ने गहरी आवाज में कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे असुरी वायु गुफा के विशेषज्ञ इस समय लगभग पूरी तरह से उलझे हुए हैं।
मुझे नहीं लगता कि तुम अपने साथ मौजूद इन लोगों पर निर्भर हो सकते हो। चंबाल ने मुस्कुराकर कहा, क्या ऐसा है? तो आकर कोशिश करके देख लो, धीरेंद्र ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक झलक रही थी। चंबाल और गारा ने अपनी आंखें संकरी की और एक दूसरे की ओर देखा। वे दोनों एक पल के लिए शांत रहे, फिर अचानक आगे बढ़े। भव्य निर्वात शक्तियां बाहर निकली और सीधे दो शक्तिशाली धाराओं में बदलकर धीरेंद्र की ओर बढ़ गई। हालांकि धीरेंद्र ने उन दोनों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए केवल ठंडी हंसी हंसी। उसने हमलों को रोकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। ठीक जब हमले उसके सिर पर पहुंचने वाले थे, तब एक आकृति जो पूरी तरह से काले चोगे में लिपटी हुई थी, उसके पीछे से धीरे धीरे आगे आई। उसका एक सूखा हुआ हाथ बाहर निकला। उसकी उंगलियों पर काली रोशनी लहरा रही थी। जब उसने हाथ से एक झटका मारा, क्रैक, उस सूखी और पतली हथेली ने दो निर्वात शक्तियां धाराओं को कसकर पकड़ लिया। अंततः उसने जोर से अपनी मुट्ठी बंद की और उन धाराओं को जबरदस्ती तोड़ दिया। धम! उस आकृति ने अपनी आस्तीन घुमाई और निर्वात शक्तियों की लहरों को विस्फोट करने के बाद एक गोलाकार काली रोशनी की लहर बाहर भेजी। यह बिजली जैसी गति से गारा और उनके साथियों की ओर बढ़ी। मौत की शक्ति, एक महाप्राण रैंक का विशेषज्ञ। इस अचानक और अप्रत्याशित घटना ने तुरंत गारा और उनके साथियों के चेहरों को बदल दिया। उन्होंने तेजी से हवा में कदम रखा और पीछे हट गए। उन्होंने तुरंत शक्तिशाली मार्शल आर्ट का उपयोग किया और काली रोशनी की लहर पर जोरदार वार किया। धम धम! काली रोशनी की लहर ने उन्हें बुरी तरह पीछे धकेल दिया। अंत में वे एक विशाल पेड़ पर किसी तरह टिके। उनके चेहरे गंभीर थे और उनकी नजरें उस काली आकृति पर टिकी हुई थीं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप असुरी वायु गुफा के कौन से एल्डर हैं? गारा ने गहरी आवाज में पूछा। ही, तुम नौजवान लोग हमेशा बचकाने खेल खेलते हो। चूंकि यह सिल्वर टावर मेरे असुरी वायु गुफा ने उचित तरीकों से हासिल किया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सब परेशानी खड़ी करना बंद करो। उस काली आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी झुर्रीदार चेहरे पर एक काले बिच्छू का टैटू था, जो उसे बेहद अजीब रूप दे रहा था। बूढ़े मानित! गारा का चेहरा बदल गया जब उसने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर काले बिच्छू का टैटू देखा। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। यह अप्रत्याशित है कि एल्डर मानित भी बाहर आने के लिए तैयार हो गए। और ऊपर से तुमने धीरेंद्र के पीछे छिपने का निर्णय लिया। गारा ने इस एल्डर के बारे में सुन रखा था। वह वास्तव में एक सच्चे शुरुआती महाप्राण रैंक के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा वह असुरी वायु गुफा के एक एल्डर भी थे। आमतौर पर इस स्तर तक पहुंचने वाले विशेषज्ञ खुद को बंद कर लेते हैं और साधना करते हैं और शायद ही कभी बाहर निकलते हैं। लेकिन इस बार असुरी वायु गुफा ने इस व्यक्ति को भेजा था। चंबाल ने भी गहरी चिंता के साथ भौहें सिकोड़ी। यह मानित एक महाप्राण रैंक का विशेषज्ञ था और उसकी शक्ति उनके मुकाबले बहुत अधिक थी। अगर उनका सामना होता तो यह लड़ाई बराबरी की नहीं होती। इसके अलावा वे जो विशेषज्ञ अपने साथ लाए थे, वे पहले ही अन्य असुरी वायु गुफा के विशेषज्ञों को रोकने में व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था कि वे जल्दी मदद के लिए नहीं आ पाएंगे। दो छोटे बच्चे, यह बूढ़ा आदमी ब्रह्मांड गुफा और मायावी दानव दल के सम्मान में इस मामले को छोड़ देता है। अगर तुम अभी पीछे हट जाओ तो शायद बच सको। ही, चूंकि तुम दोनों मुझे जानते हो, मुझे लगता है कि तुम मेरी विधियों से भी परिचित हो। बूढ़े मानित ने हंसते हुए कहा। उसके पीले दांतों से ठंडक भरी एक डरावनी आभा निकल रही थी। गारा और चंबाल ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और दूसरे की आंखों में अनिच्छा और असहायता देखी। वे जानते थे कि यह बूढ़े दयालु व्यक्ति नहीं था। अगर वह उनके गुटों से सावधान न होता तो वह अब तक उन दोनों पर हमला कर चुका होता। चलो! गारा और उनके साथी निर्णायक थे। चूंकि और रुकने का कोई मतलब नहीं था, उन्होंने तुरंत हाथ हिलाए और अपने लोगों को तेजी से पीछे हटने का आदेश दिया। धीरेंद्र ने गारा और बाकी को देखा जो डर कर भाग गए थे। तभी उसने राहत की सांस ली और हंसते हुए कहा, यह सब एल्डर मानित की वजह से संभव हो पाया। मेरा काम सिल्वर टावर को सुरक्षित वापस ले जाना है। स्वाभाविक रूप से इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बूढ़े मानित ने अपने हाथ हिलाए और ठंडे स्वर में जवाब दिया।
इस स्थिति में हमें आगे बढ़ना चाहिए, धीरेन्द्र ने जल्दी से कहा। सौभाग्य से उन्होंने इस बार बूढ़े मानित को छुपा कर रखा था, नहीं तो अगर दूसरे तैयार होकर आते तो भले ही उन्हें उनसे डर न होता, लेकिन वे निश्चित रूप से फंस जाते। रुको, बूढ़े मानित ने सिर हिलाया और कहा। क्या हुआ? धीरेन्द्र ने चौंक कर पूछा। हमारी पूंछ अब भी पीछे है। बूढ़े मानित के होठों पर एक मुस्कान फैल गई, हालांकि उसकी मुस्कान में एक शैतानी आभा थी। अब भी कोई है? धीरेन्द्र हैरान हुआ। उसकी सतर्क निगाहें तुरंत चारों ओर घूमने लगीं, लेकिन वह छिपे हुए व्यक्ति का पता नहीं लगा सका। ही वह कोई है जिसे तुम पहले से जानते हो। बूढ़े मानित हंसा। तुरंत उसकी ठंडी और अंधेरी आंखें उसके पीछे जंगल पर टिक गईं। उसने हल्के स्वर में कहा, युवक, तुम और कितनी देर छिपे रहोगे? उसके शब्द हवा में फैल गए, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। पूरा जंगल पूरी तरह से शांत था। इस बूढ़े आदमी के सामने छिपने की कोशिश कर रहे हो? तुमने खुद को बहुत ज्यादा समझ लिया है। बूढ़े मानित ने ठंडी हंसी हंसी। तुरंत उसने खाली जगह पर अपनी उंगली दबाई। एक लहर जो मौत की शक्ति से भरी हुई थी, जंगल की ओर बढ़ी। जैसे ही वह लहर फैली, वह हरा भरा जंगल जल्दी ही सूखने लगा। धम! एक विशाल पेड़ अचानक फट गया और हवा में छोटे लकड़ी के टुकड़े फैल गए। दो आकृतियां भी हवा में प्रकट हुईं। उनके चेहरे गंभीर थे और उन्होंने दूरी पर खड़े बूढ़े मानित की ओर देखा। ध्रुव रायजादा। धीरेन्द्र ने उन दो लोगों की ओर देखा जिन्हें खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर किया गया था। उसकी आंखें काली और ठंडी हो गईं और उसके मुंह के कोने पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। बच्चे, अपनी जान बचाने का रास्ता छोड़कर तुमने नर्क में घुसने का रास्ता चुना। एल्डर ही, तुम्हें इस लड़के को भागने नहीं देना चाहिए। बूढ़े मानित ने छोटू और उसके साथी को उदासीन नजरों से देखा। फिर उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी भारी आवाज घातक इरादों से भरी हुई थी। चूंकि जूनियर केव लीडर ने कहा है, यह बूढ़ा आदमी इन दोनों की जान ले लेगा। एपिसोड 1817। छोटू की अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह हवा में खड़े बूढ़े मानित को देख रहा था। उसके होंठ थोड़ा दब गए। इस व्यक्ति का प्रकट होना उसकी अपेक्षाओं से परे था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि धीरेन्द्र के साथ वास्तव में एक ऐसा सच्चा शीर्ष विशेषज्ञ होगा जो महाप्राण रैंक तक पहुंच चुका हो। बूढ़े मानित की ताकत स्पष्ट रूप से हैवान बुद्धि से भी अधिक थी। यह थोड़ा परेशान करने वाला है, छोटू ने भौहें सिकोड़ी। इस स्थिति का विकास स्पष्ट रूप से उसकी कल्पना के अनुसार नहीं हो रहा था। ध्रुव रायजादा, क्यों? लगता है तुम बहुत हैरान हो, है ना? धीरेन्द्र ने छोटू के चेहरे पर बदलाव देखा और ठंडी हंसी के साथ बोला। उसकी आवाज में एक गहरा इरादा था। मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम नाराज नहीं कर सकते। अब तुम्हें अपनी मूर्खता की कीमत चुकानी पड़ेगी। खुश होने के लिए तुम्हें थोड़ी जल्दी नहीं हो रही? छोटू ने धीरेन्द्र की ओर देखा, जिसकी खुशी अचानक बढ़ गई थी, और व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम भाग पाओगे? धीरेन्द्र ने ताना मारा। किसने कहा कि मैं भागने वाला हूँ? छोटू ने अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। फिर उसने बूढ़े मानित की ओर देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुम यह जानने के लिए उत्सुक नहीं हो कि मैंने हैवान बुद्धे को इतनी हालत में कैसे पहुंचा दिया? मैं अभी तुम्हें इसका जवाब दूंगा। स्विश! छोटू ने अपनी आस्तीन लहराई। एक गहरा लाल प्रकाश उसकी आस्तीन से निकलकर एक विशाल लाल कड़ाही में बदल गया, जो हवा में निलंबित हो गया। ज्वाला कड़ाही के अंदर से लगातार चौंका देने वाली तरंगें निकल रही थीं। अनहद खजाना। बूढ़े मानित ने ज्वाला कड़ाही को देखा। उसकी आंखों में उत्सुकता दिखाई दी। इसके तुरंत बाद उसने अजीब सी हंसी छोड़ी। यह अप्रत्याशित है कि तुम इस प्रकार के खजाने के मालिक हो। बूढ़े मानित की नजरें बेहद पैनी थीं। उसने तुरंत देख लिया कि यह ज्वाला कड़ाही उच्च श्रेणी का था। इस स्तर का अनहद खजाना असुरी वायु गुफा में भी एक शीर्ष खजाने की तरह था। यह मानना थोड़ा आसान था कि छोटू ने इसका उपयोग करके हैवान बुद्धे को चौंकाया था, लेकिन ऐसा खजाना तुम्हारे जैसे बच्चे के काबू में नहीं है। इसे इस बूढ़े आदमी के पास छोड़ देना ही बेहतर होगा। बूढ़े मानित अजीब तरह से हंसा। उसकी आवाज लालच से भरी हुई थी।
एक उच्च श्रेणी का अनहद खजाना उसके पास भी नहीं था। अगर वह आज इस ज्वाला कड़ाही को छीन लेता तो शायद उसे चरम महाप्राण रैंक के शीर्ष विशेषज्ञों से भी डरने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हें मेरा खजाना छीनना है तो अपनी ताकत दिखा। छोटू के होठों पर एक अजीब मुस्कान उभरी। उसने बूढ़े मानित की ओर देखा और फिर नायरा की ओर मुड़कर कहा, मैं इस बूढ़े भूत से निपटूंगा, बाकी सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। क्या कहती हो? कोई दिक्कत नहीं। नायरा ने उत्साह से सिर हिलाया। वर्तमान में वह अपनी ताकत वापस पा चुकी थी और चरम परम जीव रैंक तक पहुंच गई थी। धीरेंद्र केवल परम जीव रैंक के शिखर पर था। उसके लिए नायरा को बड़ा खतरा उत्पन्न करना मुश्किल था। छोटू यह देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखें अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसके हाथों से तेजी से सील्स बने और ज्वाला कड़ाही से एक गहरे लाल रंग का प्रकाश स्तंभ निकला जिसने बूढ़े मानित को घेर लिया। स्कत, यह बूढ़ा आदमी उतना अंधा नहीं है जितना हैवान बुद्धे। हालांकि बूढ़े मानित ने प्रकाश स्तंभ को आते देखा। उसका शरीर भूत जैसी गति से हिला और उसने इसे चकमा दिया। वह सतर्क और संदेहपूर्ण व्यक्ति था। चूंकि वह जानता था कि हैवान बुद्धे को ज्वाला कड़ाही से चोट पहुंची थी, इसलिए उसने खुद को इतनी आसानी से फंसने नहीं दिया। तुम इसमें प्रवेश करोगे या नहीं, यह तुम पर निर्भर नहीं करेगा। हालांकि छोटू ने केवल ठंडी हंसी की और बूढ़े मानित की ओर देखा जो भूत जैसी गति से हिल रहा था। अगर यह ज्वाला कड़ाही के अंदर एक ज्वाला दरवाजे से पहले होता तो वह शायद बूढ़े मानित को इसमें जबरदस्ती खींचने में असमर्थ होता, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। धम! छोटू के हाथ तेजी से सील्स बनाने लगे। ज्वाला कड़ाही अचानक हिलने लगा और पूरी तरह गायब हो गया। जैसे ही बूढ़े मानित तेजी से पीछे खींचा, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया करता, आकाश से एक छाया अकल्पनीय गति से उतरी। गहरा लाल प्रकाश चमका और उसे एक अजीब जानवर के मुंह की तरह निगल लिया। नायरा, जल्दी हमला करो और सिल्वर टावर छीन लो। छोटू ने सख्त आवाज में चिल्लाया जब उसने देखा कि बूढ़े मानित को ज्वाला कड़ाही में निगल लिया गया है। उसका शरीर हिला और वह तुरंत उसके अंदर चला गया। यह लड़का। धीरेंद्र ने ज्वाला कड़ाही की ओर देखा जिसने बूढ़े मानित को निगल लिया था। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हालांकि उसने जल्दी ही ठंडी हंसी के साथ कहा, तुमने अपनी क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर समझ लिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम केवल एक अनहद खजाना के सहारे एल्डर मानित को फंसा सकते हो? वह एक असली महाप्राण रैंक का विशेषज्ञ है और हैवान बुद्धे से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अरे, क्या तुम सिल्वर टावर मुझे सौंपोगे या मुझे खुद लेना पड़ेगा? नायरा का छोटा और प्यारा शरीर धीरेंद्र के सामने तैर रहा था। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि वह काफी मासूम लग रही थी। तुम मूर्ख लड़की, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी लड़की पर दया करूंगा? उसे खत्म कर दो। धीरेंद्र की आंखें अंधेरी और ठंडी हो गईं। वह पहले ही नायरा से नीलामी में नाराज था। अब जब वे आमने सामने थे, उसकी नफरत और बढ़ गई। समझ गया। उसके पीछे खड़े कुछ लोग चिल्लाए। शक्तिशाली निर्वात शक्तियां फूटी और उनकी तेज तलवारें घातक आर्क बनाती हुई नायरा पर हमला करने लगी। नायरा ने यह देखकर हल्का सा भौहें सिकोड़ी। इसके बाद उसने अपनी छोटी मुट्ठी कसी और एक जोरदार घूंसा मारा। रंबल! उसके घूंसे के साथ निर्वात शक्तियां लहरों की तरह दिखाई दी। नीली रोशनी उभरी और एक विशाल भेल बन गई। वह अपार शक्ति के साथ हमलावरों से टकराई। बैंग बैंग! विशाल भेल ने उन लोगों के हमलों से टकराकर उन्हें चकनाचूर कर दिया। उनके हाथों की निर्वात शक्तियों से लिपटी तलवारें टुकड़ों में बिखर गईं। जबरदस्त बल ने उन व्यक्तियों की छाती दबा दी। उन्होंने कई बार खून थूका और जमीन पर गिरते हुए लकीरें बनाई। धीरेंद्र ने अपनी सेना को एक ही घूंसे से उड़ते हुए देखा। उसकी अभिव्यक्ति कुरूप हो गई। उसकी आंखों में धीरे धीरे हैरानी उभर आई। अब तुम्हारी बारी है। नायरा ने मुस्कुराते हुए धीरेंद्र से कहा। स्काई शैटरिंग टेक्निक। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है।
धीरेन्द्र की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने तेजी से कदम बढ़ाए। तुरंत ही उसके शरीर से भयंकर काला धुआं बाहर निकला। उसमें एक डरावनी आभा थी जो धीरे धीरे एक विशाल धुंधली आकृति में बदल गई। उससे एक शक्तिशाली दबाव महसूस हो रहा था। तुम्हारे पास कुछ तो क्षमता है। नायरा की बड़ी आंखों में थोड़ा आश्चर्य दिखाई दिया। उसने हंसते हुए अपने हाथ हवा में घुमाए और अचानक से लाइफ डेथ कॉफिन कवर प्रकट हुआ जो उसके आकार से 2 गुना बड़ा था। इसके तुरंत बाद वह हवा में कूद गई। उसके हाथ में पकड़ा लाइफ डेथ कॉफिन कवर काली रोशनी छोड़ते हुए धीरेन्द्र की ओर तेजी से झपट पड़ा। ज्वाला कड़ाही के अंदर बूढ़े मानित की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। वह हवा में तैरते हुए छोटू को देख रहा था। उसकी आंखें कड़ाही के अंदर के क्षेत्र का निरीक्षण कर रही थीं। उसने अजीब ढंग से हंसते हुए कहा, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम में कुछ कौशल हैं, लेकिन मुझे यहाँ फंसा भी लिया तो तुम मेरा कर क्या लोगे? तुमसे निपटने के लिए मेरे पास अपने तरीके हैं। छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में? बूढ़े मानित की आंखें ठंडी हो गईं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर अचानक गायब हो गया। अगले ही पल वह छोटू के पास प्रकट हुआ। इसके बाद काले प्रकाश से घिरी एक तेज पंजा जैसी उसकी हथेली छोटू की पीठ पर झपट पड़ी। सिजल, एक काला आसमानी विनाशक लाश भूतिया तरीके से प्रकट हुआ ठीक उसी समय जब छोटू पर हमला होने वाला था। वह कुछ नहीं कर रहा था, बस छोटू के पीछे खड़ा था जैसे एक ढाल। उसने उस वार को सीधे झेल लिया। बैग बूढ़े मानित का हमला जोर से आसमानी विनाशक लाश पर लगा, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। केवल एक हल्की गूंज सुनाई दी और आसमानी विनाशक लाश हल्का हिला। हमला करने वाली मौत की शक्ति तुरंत गायब हो गई। क्या? बूढ़े मानित की आंखों में हैरानी की झलक आई। वह चौंक गया कि उसका हमला आसमानी विनाशक लाश पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। शायद सीधी लड़ाई में मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ ही पल टिक पाऊं, लेकिन इस जगह में तुम मेरे शरीर को छू भी नहीं सकते। छोटू पीछे हटते हुए अजीब ढंग से मुस्कुराया। तुरंत ही उसके हाथों से सील्स बने। आकाश में हलचल हुई। फिर 8 विशाल गहरे लाल रंग के द्वार हवा में प्रकट हो गए। बैंग बैंग। 8 द्वारों के प्रकट होते ही ज्वाला कड़ाही के अंदर की ऊर्जा उग्र हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में आग फैल रही हो। बूढ़े मानित ने अपना सिर उठाकर उन 8 विशाल गहरे लाल द्वारों को देखा। उनमें से निकल रही खतरनाक तरंगों को महसूस कर उसका चेहरा गंभीर और भयभीत हो गया। यह तो मैंने हैवान बुद्धे के लिए तैयार किया था, लेकिन चूंकि तुम पहले आ गए तो इसका स्वाद तुम्हें ही लेने दो। छोटू ने बूढ़े मानित की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। तुरंत ही उसने जोर से चिल्लाया, 8 लेवल ज्वाला फॉर्मेशन, मूविंग स्काई दरवाजे। गर्जना। 8 विशाल लाल द्वार आकाश में तैर रहे थे। अत्यधिक भयानक तरंगे बाढ़ की तरह चारों ओर फैल रही थीं। ज्वाला कड़ाही के भीतर का पूरा क्षेत्र इस समय उथल पुथल में था। यह लड़का वास्तव में इतनी चौंकाने वाली शक्ति उत्पन्न कर सकता है। बूढ़े मानित ने आकाश में मौजूद 8 लाल द्वारों को अविश्वास के साथ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि केवल शुरुआती परमजीव रैंक की ताकत रखने वाला छोटू ऐसा हमला कर सकता है जिससे उसका दिल भी भय से कांप उठे। उसे इस निर्माण को पूरा नहीं करने दिया जा सकता। बूढ़े मानित की आंखें बेहद तेज हो गईं। वह जानता था कि सीधी लड़ाई में छोटू उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि अगर छोटू को इस ज्वाला कड़ाही की पूरी शक्ति का उपयोग करने दिया गया तो यह एक ऐसा खतरा बन सकता है जिसे मानित भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस हमले को रोकने के लिए उसे इस निर्माण को नष्ट करना ही होगा। स्विश। बूढ़े मानित का शरीर एक भूत की तरह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हरकत की, एक काली आकृति तुरंत उसकी छाया की तरह पीछे लग गई। इसने सीधे मानित के शरीर के कमजोर बिंदुओं पर हमला किया। धम धम। बूढ़े मानित ने मुड़कर आसमानी विनाशक लाश के हमले का जवाब दिया। उसकी हर हथेली से भयंकर निर्वात शक्तियां निकल रही थी। यहाँ तक कि एक चरम परमजीव रैंक का योद्धा भी इन्हें सीधे झेलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आसमानी विनाशक लाश को इसका कोई डर नहीं था। इसके शरीर पर काला प्रकाश चमक रहा था और यह मानित के हर हमले को झेलकर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता। शापित हो।
बूढ़े मानित ने आसमानी विनाशक लाश के हमलों से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी बूढ़ी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। आसमानी विनाशक लाश के हमले इतने घातक नहीं थे, लेकिन हर बार जब उसका हमला इस पर पड़ता तो वह बस गायब हो जाता। यह एक चिपचिपे गोंद की तरह उसे जकड़े हुए था, जिससे वह छोटू पर हमला करने के लिए खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। छोटू हवा में खड़ा था। वह शांत नजरों से आसमानी विनाशक लाश को मानित को रोकते हुए देख रहा था। उसने राहत की सांस ली। मानित के इस अप्रत्याशित प्रकट होने ने उसकी योजनाओं को थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। हालांकि आसमानी विनाशक लाश की उपस्थिति ने स्थिति संभाल ली। गर्जना। छोटू के नियंत्रण में 8 लाल द्वार धीरे धीरे घूमने लगे। इन द्वारों से अचानक लाल रोशनी निकली, जो एक दूसरे से जुड़ गईं और एक विशाल अग्नि निर्माण का रूप ले लिया। जैसे ही यह अग्नि निर्माण बनना शुरू हुआ, आसपास की जगहों में विकृति उत्पन्न होने लगी। गर्मी इतनी तीव्र थी कि यह मानो पूरी दुनिया को जला सकती थी। धम। भयानक अग्नि तरंगे चारों ओर फैल रही थीं। निर्माण के केंद्र में 10,000 फीट ऊंचे ज्वालामुखी का आकार बनने लगा। छोटू के शरीर से विशाल निर्वात शक्तियां निकली और पूरी तरह से इस निर्माण में समा गई। सामान्य परिस्थितियों में छोटू अपने सभी प्रयासों से भी इतना बड़ा ज्वालामुखी नहीं बना सकता था, लेकिन ज्वाला कड़ाही की शक्ति उधार लेने की वजह से वह इसे संभव कर सका। हरामी। बूढ़े मानित ने आकाश में बढ़ते हुए हिंसक ऊर्जा प्रवाह को महसूस किया और उसके चेहरे पर अंततः घबराहट साफ दिखाई देने लगी। वह समझ गया कि यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकती थी। धम धम धम। हालांकि छोटू ने आसमानी विनाशक लाश को और तेजी से हमला करने का आदेश दिया। इसके बाद आसमानी विनाशक लाश ने अपने बचाव को पूरी तरह से छोड़ दिया और पूरी ताकत से मानित के कमजोर बिंदुओं पर हमला करने लगा। बस बस। निर्माण के भीतर 10,000 फीट ऊंचा ज्वालामुखी लगातार बड़ा होता जा रहा था। उसकी सतह पर लावा बहने लगा। छोटू ने इस दृश्य को देखा और उसकी आंखों में उत्तेजना चमक उठी। हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वह उत्साहित था। ज्वाला दरवाजे की ताकत उसकी अपेक्षाओं से बहुत आगे थी। यह लगभग तैयार है। छोटू ने गहरी सांस ली। उसने अपनी सारी शक्ति से निर्माण को स्थिर किया। उसके विचार के साथ उसने अपने मुंह से खून की एक बूंद निकाली। यह खून 8 हिस्सों में विभाजित होकर ज्वाला दरवाजे में समा गया। धमाकेदार धमाका। 8 ज्वाला दरवाजे ने छोटू के सार रक्त को प्राप्त करने के बाद तीव्रता से कांपना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद लाल रंग की चमकदार रोशनी उन द्वारों से निकलकर चारों ओर फैल गई। आखिरकार यह 100,000 फीट क्षेत्र को पूरी तरह से ढकते हुए नीचे की ओर गिर पड़ी। उस क्षेत्र के केंद्र में आसमानी विनाशक लाश और बूढ़े मानित की लड़ाई हो रही थी। बूढ़े मानित का चेहरा बेहद खराब हो गया जब उसने देखा कि पूरा क्षेत्र बंद हो चुका है। छोटू ने मोहरों को बदल दिया, इससे पहले कि बूढ़े मानित कोई प्रतिक्रिया दे पाता। फॉर्मेशन के भीतर से 10,000 फीट का ज्वालामुखी अचानक आकाश से नीचे गिरा। वह विनाशकारी ऊर्जा के साथ नीचे आया और सीधे बूढ़े मानित पर जा गिरा। बूम बूम बूम। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। ज्वालामुखी गिरा और पूरे क्षेत्र की हवा दबाव से फटने जैसी प्रतीत होने लगी। जोरदार धमाके लगातार गूंज रहे थे, जैसे पटाखों की आवाज। स्विश। नीचे आसमानी विनाशक लाश को भी छोटू के नियंत्रण में वापस खींच लिया गया। बूढ़े मानित ने हमले की सीमा से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर की लाल रोशनी ने उसके पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर दिए। इस पल में उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं नहीं मान सकता कि मैं आज तुम्हारे जैसे एक युवा के हाथों हार जाऊंगा। दानवी बिच्छू। बूढ़े मानित ने क्रोध में चिल्लाते हुए अपने शरीर से ग्रे विषैली ऊर्जा का भयंकर प्रवाह छोड़ा। वह ऊर्जा एक 10,000 फीट बड़े राक्षसी बिच्छू में परिवर्तित हो गई। विलाप। बिच्छू ने आकाश की ओर चीख लगाई और उसके विशाल पंजों से निकलने वाली ऊर्जा ने हवा को फाड़ दिया। आखिरकार वह सीधे ज्वालामुखी से टकरा गई। धड़ाम। टकराव के समय ऐसा लगा मानो पूरा स्थान ध्वस्त हो गया हो।
भयानक ऊर्जा लहरें फैल गईं और नीचे की जमीन पूरी तरह से ढह गई। छोटू भी पीछे हट गया। उसके चारों ओर 8 लाल द्वार तैर रहे थे जो भयावह ऊर्जा तरंगों को रोक रहे थे। आओ आओ आओ! आग ने आकाश को घेर लिया, जबकि विशाल राक्षसी बिच्छू दर्दनाक चीखें निकालने लगा। जल्दी ही उसका बड़ा शरीर विस्फोट करने लगा और जल्द ही ज्वालामुखी द्वारा पूरी तरह से कुचल दिया गया। उच्च तापमान ने उसकी विषैली ऊर्जा को पूरी तरह से वाष्पित कर दिया। घ्रुक! बूढ़े मानित का चेहरा फीका पड़ गया जब उस विशाल बिच्छू को ज्वालामुखी ने कुचल दिया। उसने तुरंत एक मुंह खून थूक दिया और उसकी ऊर्जा तेजी से कमजोर हो गई। स्पष्ट था कि वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। स्विश! छोटू ने यह देखते हुए अपने विचार बदले और आसमानी विनाशक लाश ने फिर से हमला किया। 8 लाल द्वार तेजी से ऊपर उठ गए। वह स्पष्ट रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह खत्म करने का इरादा रखता था। लड़के, यह याद रखना, मैं बदला लेने की कसम खाता हूं। बूढ़े मानित की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने यह देखा। तेज चीख के साथ उसने अपनी हथेली पर अपना सार रक्त थूका। काले धुएं ने फैलकर उसके सामने एक दरार खोल दी और वह उसमें प्रवेश कर भाग निकला। छोटू ने ज्वाला कड़ाही से बूढ़े मानित को भागते हुए देखा और उसके गले से एक घुटी हुई आवाज निकली। खून उसके होठों के कोने से निकल आया, जिसे उसने तुरंत पोंछ लिया। उसके थोड़े पीले चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। 8 ज्वाला दरवाजे की शक्ति इतनी भयानक थी, यहाँ तक कि एक शिखर महाप्राण रैंक विशेषज्ञ को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एपिसोड 1818। विशाल लाइफ डेथ कॉफिन कवर, जो गहरे काले प्रकाश से भरा हुआ था, आकाश में एक काले प्रकाश की चाप बनाते हुए उस विशाल छाया के फेंके गए मुक्के पर बेरहमी से टकरा गया। बम! इस पल में एक भयानक ऊर्जा तरंग चारों ओर फैल गई। वह भयानक दिखने वाली विशाल छाया कॉफिन कवर की टक्कर से तुरंत ही बिखर गई। एक मानव आकृति बुरी तरह से पीछे की ओर फेंकी गई। उसका शरीर एक विशाल पेड़ से जा टकराया, जिससे पेड़ का तना धूल में बदल गया। ग्रग! धीरेंद्र के मुंह से ताजा खून का फव्वारा फूट पड़ा। इस समय उसका किसी हद तक सुंदर चेहरा सदमे से भर गया था। उसने अपना सिर उठाया और नायरा की ओर देखा, जो दोनों हाथों में काले कॉफिन कवर को पकड़े हुए थी। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटी और मासूम दिखने वाली लड़की वास्तव में चरम परम जीव रैंक की ताकत रखती होगी। इसके अलावा चाहे उसने कितना भी शक्तिशाली तकनीक क्यों न किया हो, वह अंततः उस लड़की के हाथों में कॉफिन कवर के साधारण झटकों का मुकाबला नहीं कर सका। दोनों के बीच का अंतर साफ हो गया था। उसके सामने खड़ी इस हरे वस्त्रों वाली लड़की का वह मुकाबला नहीं कर सकता था। इस सच्चाई ने धीरेंद्र के चेहरे को थोड़ा लाल कर दिया। हेवन वाइंड सी रीजन की युवा पीढ़ी में शायद ही कोई उसे हरा पाता, लेकिन यहाँ आने के बाद एक छोटी लड़की के हाथों इतनी दयनीय स्थिति में हारना, अगर यह खबर उसके घर तक पहुंची तो उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारी गलती है कि तुम इतने बुरे हो। मैं तुम्हें पीट पीट कर खत्म कर दूंगी। हालांकि नायरा ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने लाइफ डेथ कॉफिन कवर को पकड़ा और बुदबुदाते हुए इसे फिर से जोरदार तरीके से घुमाया। धीरेंद्र ने बुरी तरह से कुछ दूरी पर भागते हुए खुद को बचाया। उसने पहले ही नायरा के हाथों में लाइफ डेथ कॉफिन कवर की ताकत चखी थी। स्वाभाविक रूप से वह इसे खुद पर छूने देने की हिम्मत नहीं कर सका। स्विश! उसके पीछे हटते ही नीली रोशनी चमकी और नायरा उसके सामने आ गई। उसने अपने छोटे हाथ से खींचा और एक जोरदार खिंचाव बल प्रकट हुआ। सिल्वर टावर दे दो। खिंचाव बल के साथ धीरेंद्र की आस्तीन झटकी और उसका पोटली निकलकर नायरा के हाथों में चला गया। तुम! धीरेंद्र का चेहरा जल्दी ही बदल गया। उसका गुस्से से भरा हुआ चीखना अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि नायरा ने अपना लाइफ डेथ कॉफिन कवर बेरहमी से उसके चेहरे की ओर मारा। वह इतना डर गया कि उसने पोटली की परवाह छोड़कर दयनीय तरीके से खुद को बचाया। मौत की शक्ति जो उसके चेहरे के पास से गुजरी, उसके छिद्रों में से दर्द की हल्की धाराएं छोड़ती प्रतीत हुई। नायरा ने छोटे हाथों में पोटली को पकड़ लिया और उसे हल्के से उछालते हुए चौड़ी मुस्कान दी, जिससे उसकी छोटी और नुकीली दंत पंक्तियां दिखाई दीं। लेकिन उसकी यह प्यारी सी उपस्थिति देखकर धीरेंद्र की आंखें फड़कने लगीं।
केवल टक्कर लेने के बाद ही उसने महसूस किया कि यह गुड़िया जैसी छोटी लड़की कितनी डरावनी थी। नायरा ने पोटली में देखा। तुरंत ही उसके हाथ में एक छोटी सिल्वर टावर प्रकट हुई। यह वही वस्तु थी जिसे धीरेन्द्र ने नीलामी से प्राप्त किया था। अगर तुमने इसे ले जाने की हिम्मत की तो मेरी असुरी वायु गुफा तुम्हें धरती के छोर तक पीछा करेगी। धीरेन्द्र ने क्रोधित होकर चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गईं। असुरी वायु गुफा। नायरा ने अपने छोटे से मुंह को घुमाया। उसका चेहरा अवमानना से भरा हुआ था। स्वूश! आकाश में स्थित ज्वाला कड़ाही अचानक कांपने लगी। इसके बाद एक वृद्ध आकृति उसमें से बाहर निकल आई। एल्डर मानिक। धीरेन्द्र ने जब बाहर निकलते व्यक्ति को देखा तो तुरंत प्रसन्नता से चिल्लाया, जल्दी करो, उसने सिल्वर टावर छीन ली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन उसकी आवाज अचानक थम गई और उसकी आंखों में सदमे की लहर दौड़ गई। यह इसलिए क्योंकि उसने देखा कि बूढ़े मानित जो अभी ज्वाला कड़ाही से बाहर निकला था पूरी तरह अस्त व्यस्त लग रहा था। उसकी आभा भी काफी कमजोर थी। यह स्पष्ट था कि उसे गंभीर चोटें आई थीं। यह कैसे संभव है? धीरेन्द्र की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने जोर से ठंडी सांस ली और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बूढ़े मानित, जिसकी ताकत शुरुआती महाप्राण रैंक तक पहुंच चुकी थी, इस हद तक घायल हो जाएगा। उसका विरोधी केवल शुरुआती परम जीव रैंक का एक छोटा लड़का था। बूढ़े मानित का चेहरा बेहद कुरूप हो गया और उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से डर की झलक थी। इस समय वह समझ गया था कि हैवान बुद्धे को उस हालत में क्यों पहुंचा दिया गया था। चलो! बूढ़े मानित ने अपनी जगह बदली और सीधे धीरेन्द्र के पास पहुंचा। उसने उसे पकड़ा और तुरंत भाग गया। बूढ़े मानित, सिल्वर टावर। धीरेन्द्र ने इसे देखकर जल्दी से चिल्लाया। हालांकि बूढ़े मानित ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस समय वह पहले ही छोटू से घायल हो चुका था। अगर पहले जैसा कोई और हमला हुआ तो वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता। तब पीछे रहना कोई मायने नहीं रखता था। इसलिए उसने धीरेन्द्र को पकड़ा और तुरंत ही एक भूतिया रोशनी में बदलते हुए क्षितिज में गायब हो गया। छोटू का रूप भी ज्वाला कड़ाही से बाहर निकला जब बूढ़े मानित और धीरेन्द्र भाग गए थे। फिर उसने उनकी दिशा में देखा और फिर एक बार जोर से खांसी मारी और मुंह से खून उगल दिया। भैया ध्रुव रायजादा, क्या आप ठीक हैं? नायरा चिंतित होकर जल्दी से दौड़ी और पूछा। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा ज्यादा थक गया। छोटू ने हाथ लहराया। ज्वाला दरवाजे सच में शक्तिशाली थे, लेकिन उससे होने वाली थकान बहुत ही डरावनी थी। शुक्र है कि बूढ़े मानित और हैवान बुद्धे दोनों में एक समान गुण था और वह था मृत्यु से डरना। वरना अगर वह आगे लड़ते तो जो भागने वाले होते वे होते। वर्तमान में छोटू केवल एक ऐसे विशेषज्ञ का सामना कर सकता था जो सच में महाप्राण रैंक में प्रवेश कर चुका हो। क्या तुमने चीज ले ली? छोटू ने पूछा। हाँ, नायरा ने सिर हिलाया। इसके बाद उसने अपने हाथों में पकड़ी सिल्वर टावर उसे दी। छोटू ने सिल्वर टावर को लिया। उसने इससे परिचित तरंग महसूस की और उसके चेहरे पर एक छिपी हुई उत्तेजना प्रकट हो गई। उसने आखिरकार यह चीज प्राप्त कर ली थी। हमें जल्दी जाना चाहिए। छोटू ने अपना हाथ घुमाया और सिल्वर टावर को अपने पोटली में रख लिया। फिर उसने अपनी आस्तीन लहराई और ज्वाला कड़ाही को अपनी शरीर में वापस समेटते हुए गंभीर आवाज में कहा। वर्तमान में आसमानी व्यापार सिटी के आसपास का क्षेत्र बेहद अव्यवस्थित था। हालांकि उन्होंने पहले बूढ़े मानित को डरा दिया था, कोई यह गारंटी नहीं दे सकता था कि वह बूढ़ा वापस नहीं आएगा। इसलिए उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए था। हाँ, छोटू की शरीर ने अपनी आवाज के साथ तेजी से आगे की ओर दौड़ लगाई और नायरा भी जल्दी से उसके पीछे दौड़ी। कुछ ही सेकंड में वे दोनों पहाड़ी क्षेत्र में गायब हो गए। इसके बाद जब दोनों वहां से निकल गए तो यह क्षेत्र जल्दी से शांत हो गया। अगर यहाँ जगह जगह पड़े शव और अव्यवस्था नहीं होती तो शायद कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि असुरी वायु गुफा के लोग इतने बड़े पराजय के बाद इस जगह से भाग गए थे।
एक हल्की हवा चली। जल्दी ही एक विशाल पेड़ के ऊपर का स्थान विकृत हुआ और दो आकृतियां प्रकट हुईं। वे एक पुरुष और एक महिला थे। महिला कुछ हद तक परिचित थी। वह लाल कपड़े पहने हुई थी और वह तनीषा थी, आसमानी व्यापार कोट से। पुरुष मध्य आयु का दिखाई दे रहा था। उसके बाल काले और सफेद थे और उसकी आंखें समुद्र जैसी गहरी थीं। उसके शरीर से एक विशेष तरंग निकल रही थी जिससे आसपास की जगह थोड़ी विकृत हो गई। पिता, लगता है कि सिल्वर टावर को छोटू जोड़ी ने छीन लिया है, तनीषा ने सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि छोटू जोड़ी किसी महाप्राण रैंक के विशेषज्ञ से कुछ छीन सकती है। अरे, उस छोटे से लड़के के पास कुछ शक्तिशाली तकनीकें हैं। हालांकि यह हमेशा एक बार इस्तेमाल करने वाली होती है। अगर उसका प्रतिद्वंद्वी थोड़ा और क्रूर होता तो वह मुश्किल में पड़ जाता, मध्य आयु वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। वस्तु आसमानी व्यापार सिटी से छीनी गई है। मुझे डर है कि असुरी वायु गुफा निश्चित रूप से हमें तंग करेगा, है ना? वे यह जानते होंगे कि पिता की ताकत के साथ आप इसे निश्चित रूप से जान लेंगे, तनीषा ने कहा। हाँ, अगर उनके पास अपनी धरोहर की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है तो मेरे पास क्या करने का है? मध्य आयु वाले व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। साथ ही जो वस्तु उस छोटी लड़की के पास है वह लाइफ डेथ कॉफिन कवर है और संभावना है कि वह अमर संत वहल दल की सदस्य हो। यहाँ तक कि असुरी वायु गुफा को भी इस कबीले के सामने अपने दांत चबाकर उन्हें निगलना पड़ेगा। अमर संत वहल दल। तनीषा चौंकी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस छोटी लड़की के पास इतनी चौंकाने वाली पहचान होगी। तो सिल्वर टावर के बारे में क्या? हाँ, वह सिल्वर टावर उस गुफा के दरवाजे को खोलने की कुंजी है। हालांकि यह केवल 3 में से एक है। बाकी 2 पहले ही अन्य समुद्र क्षेत्रों में आ चुकी हैं और उनके पास उनके मालिक हैं। हालांकि उसने एक प्राप्त कर लिया है। यह उसके लिए उस गुफा में से कितना प्राप्त होता है यह उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। मुझे उस गुफा के बारे में थोड़ी दिलचस्पी है। अफसोस, हमारे स्तर पर हम उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। लगता है गुफा का मालिक वास्तव में हम जैसे लोगों को तवज्जो नहीं देता, मध्य आयु वाले व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और जल्दी से सिर झटका। अपनी आस्तीन को लहराते हुए वे दोनों फिर से गायब हो गए। केवल उनकी आवाजें ही स्थान पर गूंज रही थीं। बूम! एक घास के मैदान में 100 से अधिक आकृतियां बहुत ही अव्यवस्थित रूप से इकट्ठी हो गई थीं, जबकि जंगली और हिंसक निर्वात शक्तियों की लहरें जैसे बाढ़ की तरह फैल रही थीं। इस तीव्र युद्ध ने आसपास के निर्वात शक्तियों को भी विद्रोह की स्थिति में ला दिया था। यह एक घेराबंदी हमले जैसा प्रतीत हो रहा था। केंद्र में मौजूद दर्जन भर व्यक्ति असुरी वायु गुफा के विशेषज्ञ थे। वर्तमान में वे विभिन्न गुटों द्वारा घेरकर हमला किए जाने के कारण थोड़े बदहाली में दिखाई दे रहे थे। स्विश! इस विशाल युद्ध के बीच अचानक आकाश से एक किरण आई। इसके तुरंत बाद एक वृद्ध आकृति चमकते हुए प्रकट हुई। उसने अपनी आस्तीन लहराई और एक काले रंग की तरंग जिसमें मौत की शक्ति था फैल गई। कुछ दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों ने इससे संपर्क करते ही कराहते हुए चीखें मारी क्योंकि उनके शरीर का आधा हिस्सा धीरे धीरे लकवाग्रस्त हो गया। महाप्राण रैंक का विशेषज्ञ? यह अचानक हमला देख हमलावरों के चेहरों पर बदलते हुए भाव आए। उनकी निगाहें जल्दी से उस दिशा में घुमाई गईं। जल्द ही उनके मुंह से चौंकने की आवाजें निकली। वह असुरी वायु गुफा का एक वृद्ध है, बूढ़े मानित। वह वास्तव में यहाँ भी है। वृद्ध आकृति पूरी तरह से सामने आई। इस समय उसके बाल अस्त व्यस्त थे और वह थोड़ा बदहाल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध और घृणा स्पष्ट थी। एल्डर मानित। असुरी वायु गुफा के उन विशेषज्ञों ने इसे देखकर खुशी जाहिर की। वे तुरंत आगे बढ़े और बूढ़े मानित के पास पहुंचे। तुम नरक के मुंह में हो। तुमने मेरे असुरी वायु गुफा को निशाना बनाया। बूढ़े मानित की आंखें कड़ी थीं, जैसे वह आकाश में विभिन्न गुटों के विशेषज्ञों को देख रहा हो। उसके दिल में पहले जो घुटन और गुस्सा था वह अब पूरी तरह से फट पड़ा था। उसने तुरंत एक कदम बढ़ाया और विशाल काले शक्ति की लहर फैल गई। उन विशेषज्ञों के दिलों में डर बैठ गया। उन्होंने देखा कि बूढ़े मानित के इस रूप को देखकर वे तुरंत पीछे हटने लगे, क्योंकि उनकी तरफ कोई महाप्राण रैंक विशेषज्ञ नहीं था
और वे उससे मुकाबला करने में असमर्थ थे। हाँ, एल्डर मानित, कृपया गुस्से में न आएं। यह बस एक गलतफहमी है। जैसे ही बूढ़े मानित मारक हमला करने ही वाला था, आकाश से अचानक कुछ किरणें आईं। सफेद वस्त्रों में लिपटी गारा और चंबाल एक बार फिर सामने आए। इस बार उनके साथ 2 वृद्ध भी थे। इन वृद्धों के शरीर से हल्का काला शक्ति उठ रहा था। ये दोनों भी महाप्राण रैंक के विशेषज्ञ थे। स्पष्ट रूप से उनकी शक्तिशाली सहायता भी इस दौरान जल्दी पहुंची थी। यह ब्रह्मांड गुफा के एल्डर शक्तिवन और मायावी दानव दल के एल्डर लिहित हैं। बूढ़े मानित ने उन दोनों वृद्धों को देखा और फिर ठंडी हंसी में बोला, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। बूढ़े मानित, तुम्हारी स्थिति के मद्देनजर इन युवाओं को तंग करना तुम्हारी क्षमता का परिचायक नहीं है। उस सफेद बालों वाले वृद्ध ने एल्डर शक्तिवन के रूप में बूढ़े मानित को मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े मानित की आंखों में अंधकार था। उसने ठंडी आवाज में कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, मैंने सुना है कि सिल्वर टावर अब असुरी वायु गुफा के पास गिर चुका है। हमारा मायावी दानव दल भी इसका हिस्सा चाहता है, एल्डर लिहित ने हंसी में कहा। एल्डर लिहित सही कह रहे हैं। एल्डर मानित, क्यों न तुम असुरी वायु गुफा थोड़ी उदारता दिखाओ और सभी को सिल्वर टावर का आनंद लेने दो। एल्डर शक्तिवन ने हंसी में कहा, तुम्हारे सपनों में। एल्डर मानित की आंखें ठंडी हो गईं। उसने कहा, अगर ऐसा है तो आज एल्डर शक्तिवन और मुझे तुम्हारे साथ मुकाबला करना होगा। एल्डर लिहित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम दोनों को लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? बूढ़े मानित की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ी और उसने कड़ी आवाज में चिल्लाया, दोनों वृद्धों, हम सिल्वर टावर नहीं निकाल पाएंगे, चाहे तुम हमें कितना भी धमकाओ। पास में धीरेन्द्र ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? एल्डर शक्तिवन ने ताज्जुब से पूछा। धीरेन्द्र कुछ देर के लिए झिझका, फिर जवाब दिया, पहले हमारे पास जो चांदी की मीनार थी वह पहले छोटू ने छीन ली है। यह शब्द सुनते ही हवा में मौजूद सभी लोग चौंक गए। इसके बाद उनके चेहरों पर उपहास उभर आया। बूढ़े मानित, क्या तुम सच में हमें 3 साल के बच्चों जैसा समझते हो? कहा जाता है कि छोटू केवल एक प्रारंभिक परमजीव रैंक विशेषज्ञ है, फिर भी वह वास्तव में तुमसे एक महाप्राण रैंक विशेषज्ञ से कुछ छीन सकता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ या हम सभी मूर्ख हैं? एल्डर लिहित ने बर्फीली हंसी के साथ कहा। बूढ़े मानित का चेहरा थोड़ा फड़क गया। उसने तुरंत जहरीली आवाज में कहा, चाहे तुम विश्वास करो या नहीं, वस्तु अब हमारे पास नहीं है। अगर तुम सब सच में लड़ना चाहते हो तो यह बूढ़ा आदमी तुम्हारे साथ अंत तक जाएगा। एल्डर लिहित और एल्डर शक्तिवन ने बूढ़े मानित की यह हालत देखी और थोड़ी देर के लिए वे चौंक गए, फिर जल्दी से उनकी भौहें तन गईं। क्या धीरेन्द्र सच बोल रहा था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? छोटू ने महाप्राण रैंक विशेषज्ञ के हाथों से कुछ कैसे छीन लिया? असुरी वायु गुफा के सभी लोग मेरे पीछे आओ। वह लड़का अब भी आसपास होना चाहिए। बूढ़े मानित ने एल्डर शक्तिवन के समूह को गहरी और गंभीर नजरों से देखा। बिना किसी फालतू बात के उसने मुंह मोड़ा और उड़ते हुए रवाना हो गया। वह यह नहीं सहन कर पा रहा था। स्विश स्विश, हवा में सभी लोग देख रहे थे जैसे असुरी वायु गुफा का समूह तेजी से उड़ते हुए चला गया। सभी लोग कुछ क्षण के लिए मूक हो गए। जो अंत में लाभान्वित हुआ वह छोटा लड़का छोटू था। एल्डर शक्तिवन, कहा जाता है कि छोटू ने कभी असुरी वायु गुफा के हैवान बुद्धे को गंभीर रूप से घायल किया था। उसे एक बेहद शक्तिशाली तकनीक हासिल हो सकती है। यह पूरी तरह से असंभव नहीं है कि वह बूढ़े मानित के हाथों से कुछ छीन सके। गारा ने चिंता के साथ कहा, जैसे ही उसने यह दृश्य देखा। अगर यह सच है तो यह छोटा लड़का सच में थोड़ा मजबूत है। एल्डर शक्तिवन ने जल्दी से हल्की हंसी में कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़े मानित इतनी शर्मिंदगी से गुस्से में हैं। तो यह कारण है। अगर यह खबर फैली तो उसकी पूरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। हमें क्या करना चाहिए? गारा ने पूछा। चाहे वह छोटा लड़का किस तरह की तकनीक इस्तेमाल करता हो, वह आखिरकार केवल एक प्रारंभिक परम जीव रैंक विशेषज्ञ है।
हालांकि वह बूढ़े मानित को पीछे धकेलने में सफल रहा, वह निश्चित रूप से भारी कीमत चुका होगा। इस समय वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका होगा। एल्डर शक्तिवन की आंखों में चमक आई और उसने कहा, छोटू के निशान तलाशने का आदेश दो। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो चांदी की मीनार हमारे ब्रह्मांड गुफा की हो जाएगी। दारा ने सिर हिलाया। फिर वह मुड़ा और ब्रह्मांड गुफा के विशेषज्ञों को इकट्ठा किया। कुछ नरम शब्दों के बाद सभी लोग कई प्रकाश की लकीरों में बदल गए और तेजी से आगे बढ़ गए। जब ब्रह्मांड गुफा ने काम किया, अन्य गुटों की आंखों में भी चमक आई और वे भी सक्रिय हो गए। जैसा कि उन्होंने देखा, यह उनके लिए लाभकारी था कि चांदी की मीनार छोटू के हाथों में थी। आखिरकार चाहे जो भी हो, एक छोटू को संभालना असुरी वायु गुफा से निपटने से कहीं आसान था। नीले समुद्र के ऊपर अचानक तेज हवा की आवाज आई, क्योंकि दो प्रकाश की रेखाएं दूर से आ रही थीं। उनकी तेज गति से उत्पन्न हवा का दबाव समुद्र की सतह पर दो गहरे पानी के निशान बना गया। मुझे डर है कि हमारे द्वारा चांदी की मीनार छीनने की खबर फैल चुकी है। एक प्रकाश की रेखा थोड़ी देर के लिए रुकी और एक मानव आकृति प्रकट हुई। छोटू ने पीछे की ओर देखा और थोड़ी देर के लिए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। पहले उसने बहुत सारे खोजी हुए आभा महसूस की थीं, लेकिन यह पैमाना स्पष्ट रूप से केवल असुरी वायु गुफा का काम नहीं हो सकता था। इसके लिए केवल एक उत्तर था। यह खबर फैल चुकी थी कि उन्होंने चांदी की मीनार छीन ली थी। ब्रदर ध्रुव रायजादा, अब हमें क्या करना चाहिए? नायरा ने छोटू के पास आकर साफ आवाज में पूछा। हमें इस समय के लिए छिपना होगा, छोटू ने बुदबुदाया। इस समय उसकी हालत बेहद खराब थी। भले ही उसने बूढ़े मानित को पहले डराया हो, लेकिन वह पूरी तरह से थक चुका था। अगर वे किसी का सामना करते हैं तो उसे शायद कोई ज्यादा मदद नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा चांदी की मीनार उसके पास थी, तो उसे यह भी समय निकालना था कि यह वस्तु थंडरबोल्ट प्राचीन निशान से कैसे जुड़ी हुई है। नायरा को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने तुरंत सिर हिलाया। छोटू ने जब यह देखा तो उसने अपनी आस्तीन हिलाई और ज्वाला कड़ाही फिर से उड़कर बाहर आया। अंत में एक तेज रोशनी फूटी और दोनों को उसमें खींच लिया। फिर ज्वाला कड़ाही एक लाल रोशनी की धारा में बदल गया, जो समुद्र में घुस गया और एक पल में गायब हो गया। कुछ समय बाद जैसे ही छोटू और नायरा समुद्र में डूबे, दूर से कुछ तेज हवा की आवाजें आईं। दर्जनों आकृतियां तेजी से उड़ते हुए सामने आईं। उनकी आंखों ने समुद्र की सतह को घूमा और फिर गुस्से में शांप दिया और तेजी से फिर से बिखर गए। इस समय समुद्र क्षेत्र पूरी तरह से हलचल में था। एपिसोड 1819। नीचे समुद्र की गहरी गुफा में एक विशाल रीफ के नीचे एक छोटी सी लाल रोशनी मछली। वहां एक हथेली के आकार का कढ़ाई छुपा हुआ था। जब रोशनी हटा दी गई तो वह पूरी तरह से छुप गया और उसमें से कोई भी हलचल गायब हो गई। यह संभावना है कि यहाँ तक कि एक महाप्राण रैंक के विशेषज्ञ भी इसे पास से गुजरते वक्त पता नहीं कर पाते। सभी अनहद खजानों का अपना एक अनूठा पहलू होता है, जैसे नायरा के हाथ में लाइफ डेथ कॉफिन कवर। हालांकि इस ज्वाला कड़ाही की आक्रामक ताकत लाइफ डेथ कॉफिन कवर से कम थी, लेकिन इसमें एक ऐसा डोमेन था जो इसे कुछ हद तक लाइफ डेथ कॉफिन कवर से बेहतर बनाता था। इस समय छोटू ज्वाला कड़ाही के डोमेन के अंदर हवा में बैठा था। उसके सामने एक छोटी सी सिल्वर टावर शांतिपूर्वक तैर रही थी। एक हल्की सी हलचल फैल रही थी, जो कभी कभी गड़गड़ाहट की आवाज के साथ थी। भैया ध्रुव रायजादा, तुम इसे धीरे धीरे अध्ययन करो, मैं पहले थोड़ा सोने जाती हूँ। नायरा ने बोर होकर इस ज्वाला कड़ाही के लाल डोमेन को देखा। उसने आलस्य से अपनी कमर खींची और लाइफ डेथ कॉफिन कवर को छोटू की आंखों के सामने निकाला, जिनकी स्थिति ऐसी थी कि वह न हंस सकते थे न रो सकते थे। फिर वह उसे फिर से एक छोटे बिल्ली की तरह बिछाकर गहरी नींद में चली गई। यह लड़की, छोटू ने निःशब्द मुस्कुराया और उसे नजरअंदाज किया। फिर उसने अपनी नजरें घुमाई और सिल्वर टावर को उत्साह के साथ देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी अंगुली बढ़ाई और बर्फीले ठंडे कढ़ाई को धीरे से छुआ। साथ ही उसकी अंगुली से एक मानसिक ऊर्जा की लकीर सिल्वर टावर में प्रवाहित हो गई। बस जैसे ही छोटू की मानसिक ऊर्जा ने सिल्वर टावर से संपर्क किया, यह अचानक से हिलने लगा। एक गड़गड़ाती हुई आवाज गूंज उठी और सीधे छोटू की मानसिक ऊर्जा को उड़ा दिया। ग्रोन।
छोटू ने अपनी आवाज में एक गहरी आह भरी। उसकी अंगुली को जोरदार झटका लगा और वह थोड़ी सुन्न हो गई। उसने सिल्वर टावर को ध्यान से देखा और अब सिल्वर टावर की सतह पर चिंगारियां निकलने लगीं। यही वह चीज थी जिसने छोटू के जांचने की कोशिश को रोक दिया था। वज्रांग, क्या हो रहा है? छोटू ने अपने मन में पूछा। इस सिल्वर टावर पर एक सील है। इसके अंदर की जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं होगा। तुम्हें इसके लिए खुश होना चाहिए, नहीं तो असुरी वायु गुफा बहुत पहले इस जानकारी को प्राप्त कर चुका होता। वज्रांग ने कहा। क्या करना चाहिए? छोटू ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। यह सील अपेक्षाकृत शक्तिशाली लग रही थी। अगर असुरी वायु गुफा भी इसे जल्द नहीं तोड़ सका तो संभावना है कि वह भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस सिल्वर टावर में थंडरबोल्ट प्राचीन निशान की ताकत का एक अंश है जो सील का स्रोत भी है। एक सामान्य व्यक्ति को इसे तोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे लिए मामला अलग है। तुम विनाशक प्राचीन निशान के मालिक हो। उस थंडरबोल्ट प्राचीन निशान की ताकत तुम्हारे लिए कोई बड़ी रुकावट नहीं बनेगी। वज्रांग ने कहा। समझ गया। छोटू ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी हाथ बढ़ाई। काले रंग की रोशनी अचानक उसकी अंगुली से बाहर निकली और सीधे सिल्वर टावर में प्रवेश कर गई। सिजल सिजल। जब काले रंग की विनाशक शक्ति से बनी लकीर ने सिल्वर टावर को छुआ तो उसकी सतह से सफेद धुआं निकलने लगा। चमकते हुए बिजली की लहरें धीरे धीरे कमजोर हो गईं। ऐसा लग रहा था कि इनकी ऊर्जा को धीरे धीरे काले प्रकाश की लकीर द्वारा निगल लिया गया था। चमकती बिजली और काले प्रकाश की लकीर के बीच की जंग आधे घंटे तक जारी रही। इसके बाद सिल्वर टावर की ऊपर फैली बिजली की लकीर धीरे धीरे मंद होने लगी, जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। बस। सिल्वर टावर के अंदर से एक हल्की सी गूंज सुनाई दी और छोटू ने मुस्कुराते हुए देखा और फिर मानसिक ऊर्जा का एक और अंश उसमें प्रवेश कर गया। अब इस आक्रमण का कोई प्रतिरोध नहीं था। जैसे ही मानसिक ऊर्जा ने प्रवेश किया, कई चित्र छोटू के मन में समाहित हो गए। बैंग बैंग बैंग। सबसे पहले जो उसने अपनी आंखों में देखा वह था अनंत काले बादल। बिजली इन बादलों के भीतर स्विमिंग ड्रैगन की तरह घूम रही थी और कभी कभी गड़गड़ाहट की आवाज होती थी जो आकाश में गूंजती थी। इसके नीचे एक विशाल सागर था जो लगभग दिखाई नहीं देता था। सागर भी काला था और दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि यह बादल और सागर दोनों मिलकर एक जैसे ही दिख रहे थे। इसकी शुद्ध कालेपन ने डर का एहसास दिलाया। छोटू ने अपनी मानसिक ऊर्जा को इस काले बादल वाले दुनिया में बहते हुए देखा। हर बार जब बिजली गूंजती थी तो उसकी मानसिक ऊर्जा में हल्की सी कंपन होती थी। यह डर का एहसास था। छोटू ने दूर देखा। अचानक आकाश से अनगिनत बिजली की चमकें बरसने लगीं। वे अंततः एक विशेष स्थान पर समुद्र में गिर पड़ी। समुद्र का पानी तेजी से उबालने लगा और चांदी जैसी बिजली समुद्र की सतह पर तेजी से फैलने लगी। जब बिजली की चमक आकाश में भर गई, छोटू ने धुंधला देखा कि एक विशाल गुफा थी। यह गुफा बिजली से ढकी हुई थी और इसकी तेज चांदी की चमक बहुत चौंकाने वाली थी। साथ ही एक विशाल और शक्तिशाली लहर उठने लगी जिससे समुद्र के इस क्षेत्र में विशाल लहरें बन गईं। क्या यह वह गुफा है जो उस पुनर्जन्म रैंक के विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई थी? छोटू की आंखें थोड़ी सिकुड़ी और उसने उस विशाल गुफा को देखा जो बिजली से घिरी हुई थी। अगले ही पल उसकी आंखों में काला प्रकाश चमका और गुफा के आसपास फैली बिजली की चमक धीरे धीरे गायब हो गई। छोटू ने गुफा को बारीकी से देखा। अंत में उसकी नजरें गुफा के गहरे हिस्से पर टिक गईं, जहां एक बेहद तेज बिजली की चमक थी। इसके साथ ही उसने देखा कि उस बिजली की चमक में तरल बिजली बह रही थी। यह तरल बिजली कोई विशेष रूप नहीं ले रही थी। कभी यह एक तलवार की तरह, कभी एक बिजली की लहर की तरह, तो कभी एक प्राचीन प्रतीक की तरह दिखाई दे रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। यह तरल बिजली एक ऐसी आभा दे रही थी जिसे छोटू ने पहचाना। यह आभा लगभग विनाशक प्राचीन निशान के जैसी थी। छोटू ने गहरी सांस ली। उसकी खुशी को नियंत्रित करना अब मुश्किल हो रहा था।
उसे पता था कि यह तरल बिजली वही दूसरी प्राचीन निशान हो सकती है जिसे वह ढूंढ रहा था, थंडरबोल्ट प्राचीन निशान। बैंग! आकाश से एक 10,000 फीट लंबी बिजली अचानक से आकर बुरी तरह से गिर पड़ी। इस पल में दुनिया टूट गई। गूंजने वाली आवाज से छोटू की मानसिक ऊर्जा चकित हो गई। जब वह होश में आया तब तक वह सिल्वर टावर से बाहर आ चुका था। बस एक आकाशीय बिजली की लकीर चांदी की मीनार से छोटू की मानसिक ऊर्जा का पीछा करती हुई उसे वापस खींचने लगी। अंत में वह छोटू के माथे में जाकर घुसी। जब बिजली ने छोटू के सिर में प्रवेश किया तो एक बड़ी मात्रा में जानकारी बाढ़ की तरह आई जो लंबे समय तक चलती रही और फिर आखिरकार रुक गई। छोटू ने अपनी अंगुली से अपनी भौहों के बीच की जगह को हल्के से रगड़ा। फिर उसने उस बड़ी मात्रा में जानकारी को पचाना शुरू किया। इस प्रक्रिया के दौरान उसका चेहरा थोड़ा अस्थिर था। यह लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। फिर उसकी पंखुड़ी सी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। इसके बाद उसने सिर उठाया और अपने मुंह से सफेद भाप का एक गुबार बाहर निकाला। बिजली समुद्र क्षेत्र, थंडरबोल्ट प्राचीन निशान वहां है। वही जगह है। हाँ, बिजली समुद्र क्षेत्र वह भूमि थी जिसे छोटू ने चांदी की मीनार के अंदर देखा था। यह वह जगह थी जहां पुनर्जन्म स्तर के विशेषज्ञ की गुफा स्थित थी। इसके अलावा पहले की आकाशीय बिजली की चमक में बिजली समुद्र क्षेत्र का सटीक स्थान भी छिपा हुआ था। जब छोटू ने इसे और पहले प्राप्त किए गए दूसरे प्राचीन निशान के स्थान से मिलाया तो उसने पाया कि दोनों का स्थान बिल्कुल एक जैसा था। इसका मतलब था कि यह थंडरबोल्ट प्राचीन निशान वही दूसरा प्राचीन निशान था जो छोटू को मानसिक मानचित्र से प्राप्त हुआ था। भाग्य शब्द वास्तव में समझाना मुश्किल था। बिजली समुद्र क्षेत्र को दैत्यून के सागर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक अज्ञात समुद्र क्षेत्र होना चाहिए। छोटू ने अपनी अंगुली से अपने माथे को रगड़ा और बिजली समुद्र क्षेत्र के समुद्री मानचित्र को दैत्यून के सागर के समुद्री मानचित्र से मिलाया और फिर उसने लगभग सही स्थिति प्राप्त की। वह स्थान जहां वह था निश्चित रूप से आसमानी व्यापार क्षेत्र से कुछ दूरी पर था। हालांकि छोटू का प्राचीन निशान को प्राप्त करने का इरादा स्पष्ट रूप से दूरी से अवरुद्ध नहीं होने वाला था। छोटू ने सिर झुका लिया और चांदी की मीनार को देखा जो उसके सामने थी। इस युवा चेहरे पर एक राहत का मुस्कान उभरी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, और उसने धीरे से बुदबुदाया, इतने सालों बाद मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। जैसे ही छोटू द्वारा चांदी की मीनार को छीनने की खबर तेजी से फैली, आसमानी व्यापार क्षेत्र के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में हलचल बढ़ गई। विभिन्न गुटों ने अपनी ताकतें भेजी ताकि छोटू को खोजकर चांदी की मीनार छीन सकें। इस समूह में काफी संख्या में अकेले विशेषज्ञ भी थे जो इस मामले में शामिल होना चाहते थे। आखिरकार पुनर्जन्म स्तर के विशेषज्ञ की गुफा का आकर्षण वास्तव में बहुत कठिन था। हालांकि इस तरह की गतिविधि से ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। समुद्र क्षेत्र पूरी तरह से हड़बड़ी में था, जबकि लाल कड़ाही चुपचाप समुद्र की गहराई में छिपा रहा और इसके समाप्त होने का इंतजार कर रहा था। यह लगभग आधे महीने तक ऐसा ही चलता रहा, जब तक कि विभिन्न गुटों ने अपनी व्यर्थ खोज को छोड़ना शुरू नहीं किया। यह संभव था कि छोटू पहले ही बहुत दूर चला गया हो। भले ही वे कितने भी सक्षम क्यों न हो, यह स्पष्ट था कि इस विशाल दैत्यून के सागर में किसी को खोजना एक अत्यंत कठिन कार्य था। जिस लाल कड़ाही को आधे महीने तक रीफ के नीचे छिपा कर रखा गया था, वह फिर से चमक उठा जैसे ही हलचल कम हो गई। थोड़ी सी झटके के साथ वह रीफ से बाहर निकला। स्विश! हालांकि लाल कड़ाही बाहर निकला, लेकिन न तो छोटू और न ही नायरा ने अपनी उपस्थिति दिखाई। इसके बजाय छोटू ने कड़ाही को नियंत्रित किया और धीरे से समुद्र के नीचे से गुजरते हुए सावधानी से यात्रा की। इस समय वह स्पष्ट रूप से समुद्र की सतह पर यात्रा करने से डर रहा था। हालांकि तलाशी समुद्र के नीचे बढ़ी थी, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए समुद्र में ज्वाला कड़ाही को ढूंढना अत्यंत कठिन था, क्योंकि यह खुद को छिपाने की क्षमता रखता था। इस तरह से वे एक पूरे दिन तक समुद्र के नीचे यात्रा करते रहे। केवल तब जब छोटू ने महसूस किया कि समुद्र की सतह पर खोज कम हो गई है, तब उसने ज्वाला कड़ाही को नियंत्रित किया और पानी से बाहर निकाला। सच में दम घुट रहा था। जैसे ही वे समुद्र की सतह से बाहर निकले, नायरा ने ज्वाला कड़ाही से बाहर कूदते हुए कहा। इस समय यह निश्चित था कि ज्वाला कड़ाही के भीतर इस समय रहने के कारण वह बुरी तरह से घुट रही थी। हमारी गलती है कि हमने इतनी बड़ी हलचल मचा दी, छोटू मुस्कुराते हुए कहा।
यह संभव था कि उनका नाम आसपास के समुद्री क्षेत्रों में फैल चुका हो। आखिरकार इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो महाप्राण रैंक के विशेषज्ञ से एक शुरुआती परम जीव रैंक विशेषज्ञ के रूप में कुछ छीनने की हिम्मत और क्षमता रखते थे। ब्रदर ध्रुव रायजादा, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? नायरा ने अपनी बड़ी आंखों से छोटू की ओर देखा और पूछा। बिजली समुद्र क्षेत्र, क्या तुम साथ आओगी? छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए, हम तो वह गुफा ढूंढने जा रहे हैं जो पुनर्जन्म स्तर के विशेषज्ञ की है। क्या यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग नहीं होगा? एक पुनर्जन्म स्तर के विशेषज्ञ की गुफा? अच्छा अच्छा। नायरा ने अपनी बड़ी आंखें झपकाई और तुरंत सिर हिलाया। वह अपने कबीले से भागने का उद्देश्य अनुभव प्राप्त करना था और छोटू के साथ उस पुनर्जन्म स्तर के विशेषज्ञ की गुफा में जाना उसकी योजना के साथ मेल खाता था। छोटू ने देखा कि उसने सहमति दी तो उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर उसने दूर की ओर देखा और कहा, मानचित्र के अनुसार इस जगह और बिजली समुद्र क्षेत्र के बीच काफी दूरी है। भले ही हमारी गति तेज हो, हमें यात्रा में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। तो हमें एक सवारी की जरूरत होगी। नायरा ने अपना सिर झुकाया। अगर वे इस तरह लगातार यात्रा करते रहे तो उन्हें समुद्र के ऊपर कई तूफानों का सामना करना पड़ेगा। इनमें से कुछ आपदाएं इतनी भयंकर होती कि महाप्राण रैंक के विशेषज्ञ भी छिप जाते। इससे उनकी यात्रा में देरी होगी। सवारी? हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, छोटू ने हैरान होकर कहा। ही, नायरा हंसी। तुरंत वह समुद्र की सतह पर उतरी। उसकी छोटी सी हाथ से पानी को छुआ और एक रहस्यमय ध्वनि तरंग तुरंत उसके हाथ से निकलने लगी। छोटू को यह महसूस हुआ कि समुद्र में एक डरावनी गति से ध्वनिक लहर फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बुला रहा हो। छोटू ने इस दृश्य को कुछ जिज्ञासा के साथ देखा। फिर उसने चुपचाप इंतजार किया। यह लगभग 1 घंटे तक चलता रहा जब अचानक उसके दिल में एक झटका लगा। उसने देखा कि समुद्र की गहराई से एक विशाल छाया उभर रही थी। उसके बाद एक विशाल लहर ऊपर की ओर बढ़ी। एक व्हेल के सीटी मारने की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। एक नीली विशाल व्हेल जो हजारों फीट लंबी थी समुद्र से उभरी और छोटू की नजरों के सामने आ गई। यह? छोटू इस विशाल नीली व्हेल को देखकर चौंका। इस व्हेल के बड़े शरीर पर कुछ प्रकाश के प्रतीक थे, जिससे उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा है। यह रहस्यमयी व्हेल है। इसकी गति इस दैत्यून के सागर में समुद्री जानवरों के शीर्ष 5 में है। कोई भी तूफान इसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। हंसी हंसी, इसके साथ हम थोड़ा जल्दी यात्रा कर सकेंगे। हालांकि भाई छोटू, आप बहुत तेज हैं, लेकिन समुद्र में आप इससे मुकाबला नहीं कर सकते। नायरा उस विशाल नीली व्हेल पर उतरी। उसने अपनी छोटी सी हथेली से उसे थपथपाया, फिर सिर उठाकर मुस्कुराते हुए छोटू से कहा। छोटू की आंखें इस विशाल जीव को देखकर थोड़ी अजीब थीं। उसने भी मुस्कुराया और उसका शरीर हवा से नीचे गिरा। फिर वह रहस्यमय व्हेल के विशाल शरीर पर बैठ गया। जैसे ही उसने बैठा, व्हेल के शरीर पर प्रकाश के प्रतीक चमके और एक प्रकाश बैरियर उत्पन्न हुआ जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता था। इस रहस्यमयी व्हेल की ताकत शायद एक परम जीव रैंक के विशेषज्ञ के बराबर होगी। छोटू ने नीचे व्हेल में उभर रही महाकाय शक्ति को महसूस किया और उसने अवचेतन रूप से अपनी जीभ चबाई। सौभाग्य से नायरा इम्मोर्टल सेज व्हेल कबीले की सदस्य थी और सभी व्हेलों पर उसकी पूर्ण अधिकारिता थी। अन्यथा इतने शक्तिशाली समुद्री जीव को सवारी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती। चलो चलें। नायरा ने अपनी छोटी सी हथेली लहराई और एक चांदी जैसी घंटी जैसी हंसी उसके मुंह से निकली। रहस्यमयी व्हेल ने हल्की सी गुंजन की आवाज निकाली और समुद्र तुरंत हिलने लगा। उसका विशाल शरीर नीले प्रकाश की एक लहर बन गया और यह हवा और लहरों को चीरते हुए एक तीर की तरह निकल पड़ा। छोटू ने इस दृश्य को देखा और संतुष्ट होकर मुस्कुराया। इसके साथ वे शायद बिजली समुद्र क्षेत्र तक कुछ दिन पहले पहुंच सकते थे। जब तक छोटू और नायरा रहस्यमयी व्हेल पर सवारी कर रहे थे, तब तक वे यह नहीं जानते थे कि समुद्र के एक अत्यधिक दूरस्थ स्थान से अचानक एक हल्की सी चमक गुजरी थी। यह रोशनी बहुत तेज थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही रोशनी गुजरी, समुद्र में एक भी हलचल नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोशनी खुद समुद्र में विलीन हो गई हो। स्विश!
जो प्रकाश की किरण गुजरी थी वह अचानक इस क्षण में रुक गई। वह मानव रूप में बदल गई। उस रूप ने अपना हाथ बढ़ाया और सामने के पानी को पकड़ लिया। यह व्हेल को बुलाने की आवाज है। यह तरंग, यह सचमुच उसी छोटी लड़की से है। उस मानव रूप ने खुद से कहा। उसका शरीर जल्दी से हिलते हुए और भूत की तरह उस समुद्र से गायब हो गया। छोटू चुपचाप रहस्यमयी व्हेल पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। उसके शरीर के चारों ओर विशाल और शक्तिशाली निर्वात शक्तियां लहर रही थी। वह बार बार अपने शरीर और माध्यमों को प्रशिक्षित करता जैसे ही वह श्वास लेता। छोटू की आभा थोड़ी अस्थिर थी और उसके चारों ओर निर्वात शक्तियों की ताकत ऊपर नीचे हो रही थी। यह स्थिति अपरिचित नहीं थी। आमतौर पर ऐसा तब होता था जब कोई अपनी शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। स्पष्ट रूप से इस अवधि में कई प्रशिक्षण और कड़े मुकाबलों के बाद छोटू की ताकत अनजाने में फिर से बढ़ चुकी थी। उसके वर्तमान स्तर पर उसे शुरुआती परमजीव रैंक के शिखर पर पहुंच जाना चाहिए था। वह केवल एक कदम दूर था लेवल से। यह प्रशिक्षण की गति अपेक्षाकृत तेज कही जा सकती थी। मैं इस यात्रा के दौरान परमजीव रैंक तक पहुंचने का फायदा उठा सकता हूं। छोटू की बंद आंखें अचानक खुली। उसने अपने शरीर में महाकाय निर्वात शक्तियों को महसूस किया और अपनी मुट्ठी कसते हुए बुदबुदाया। हालांकि उसके पास एक महाप्राण रैंक के विशेषज्ञ से निपटने की क्षमता थी, वह इसे केवल एक बार उपयोग कर सकता था। उसके बाद अत्यधिक थकावट के कारण उसकी लड़ने की ताकत बहुत घट जाती। वह पहले दो घटनाओं में प्रभावी था क्योंकि दोनों हैवान बुद्धे और बूढ़े मानित मौत से डरते थे, वरना अगर वे उसे दबाते रहते तो वह बुरा हाल होता। इसलिए इन तकनीकों का उपयोग करने से पहले छोटू को अपनी ताकत बढ़ानी होगी। कोई भी बाहरी वस्तु भरोसेमंद नहीं हो सकती, केवल खुद पर ही भरोसा किया जा सकता था। मेरे पास अब भी जीवन रक्तसार की 2 बूंदें हैं। देखता हूँ क्या मैं इसे करने में उपयोग कर सकता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। छोटू ने धीरे से खुद से कहा। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कस ली और एक जेड बॉटल उसके हाथ में आ गई। वह अपनी कोशिश करने के लिए तैयार था जब अचानक उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखें तेजी से ऊपर की ओर उठी और उसने सामने आकाश को देखा। एक जगह पर कुछ विकृत होना शुरू हो गया था। इस क्षण में रहस्यमयी व्हेल ने अचानक एक तीव्र सीटी मारी। वह अपनी विशाल शरीर को रोकते हुए सतर्कता से विकृत आकाश को देखने लगा। वह नायरा जल्दी से खड़ी हुई। उसका छोटा चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने विकृत आकाश को देखा। हमारा पीछा किया गया है, छोटू ने थोड़ा गुस्से में कहा। इसके अलावा ऐसा लगता था कि जिसने उनका पीछा किया था वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। बस आकाश में एक जगह विकृत हुई। अंत में वह एक अंतरिक्ष सुरंग में बदल गई। उसके बाद छोटू और नायरा ने देखा कि एक काले कपड़े वाला आदमी धीरे धीरे अंतरिक्ष सुरंग से बाहर निकल रहा था। आदमी के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके कपड़े पर कुछ कंकाल जैसी आकृतियां थीं और उसके लंबे और बेहद नाजुक हाथ उसकी आस्तीन से बाहर निकल रहे थे। हालांकि उन हाथों के चारों ओर काले और सफेद आभा घुल रही थी। हाँ, तुम वही हो जिन्होंने सिल्वर टावर को छीन लिया था, है ना? काले कपड़े वाले लंबे बालों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए नीचे छोटू और नायरा से पूछा। तुम कौन हो? छोटू ने नर्म स्वर में पूछा। ओह, लंबे बालों वाले आदमी ने एक पल के लिए सोचा, जबकि उसकी नजरें छोटू पर टिकी थीं। एक मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी और उसने धीरे से कहा, मैं असुरी वायु गुफा का गुफा स्वामी गुवान हूँ। छोटू की आंखें तुरंत तंग हो गईं। एपिसोड 1820। विशाल व्हेल नीले समुद्र पर तैर रही थी। समय समय पर समुद्री हवा बहती थी, लेकिन वह उस अत्यधिक तनावपूर्ण माहौल को नहीं हटा पाती थी। विशाल व्हेल के सामने आकाश में एक लंबे बालों वाला व्यक्ति काले चोगे में खड़ा था। वह हल्का मुस्कुरा रहा था और दिखने में काफी शांत लग रहा था, लेकिन छोटू उसकी मुस्कान के पीछे बहती हुई ठंडक को महसूस कर सकता था। असुरी वायु गुफा का लीडर गुवान,
छोटू ने अपने होंठ मजबूती से भींच लिए और उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत दिखाई दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो व्यक्ति उन्हें निशाना बना रहा है वह इतना शक्तिशाली होगा। यह एक ऐसा सुपर एक्सपर्ट था जिसे पूरे दैत्यून के सागर में शीर्ष पर गिना जा सकता था। समसारा स्टेज। छोटू ने अपनी मुट्ठियां कस ली। वुवान के शरीर के चारों ओर बहती काली और सफेद ऊर्जा को देखकर यह स्पष्ट था कि वह पहले ही जीवन और मृत्यु को जोड़ने वाले चरण तक पहुंच चुका था। दूसरे शब्दों में असुरी वायु गुफा का यह लीडर समसारा स्टेज में कदम रख चुका था। इस स्तर पर वह पूर्वी क्षेत्र के सुपर 6 के सेक्ट मास्टर्स के बराबर था। यह मुश्किल होने वाला है। छोटू ने गहरी चिंता में अपने भौहों को भींचा। अगर जो उनका पीछा कर रहा था वह महाप्राण रैंक का एक्सपर्ट होता तो शायद उसे बच निकलने का मौका मिल सकता था, लेकिन जो आया था वह एक वास्तविक समसारा स्टेज का अल्टीमेट एक्सपर्ट था। अगर लड़ाई होती तो वे निश्चित रूप से कुचल दिए जाते। यह अजीब है कि असुरी वायु गुफा का लीडर खुद को इतना नीचे गिराकर हम जैसे दो युवाओं का पीछा कर रहा है। छोटू ने गहरी सांस ली और अपना सिर उठाकर वुवान से कहा, हाँ, मैं आप दोनों के पीछे नहीं हूँ। यह महज एक संयोग है कि लौटते समय मुझे कुछ खबर मिली। उसके बाद मैंने रास्ते में आपको ढूंढा। वुवान हल्का मुस्कुराया और कहा, दूसरों को लूटना आखिरकार सही नहीं है। अब आपको केवल वह वस्तु सौंपनी है और मेरे साथ असुरी वायु गुफा लौटना है। क्या कहते हो? वुवान की मुस्कान कोमल थी और उसका स्वर ऐसा था मानो वह चर्चा के लिए तैयार हो। लेकिन छोटू समझ गया कि ऐसे लोग ही सबसे कठिन होते हैं। छोटू मुस्कुराया। उसने नायरा की ओर देखा। अगले ही पल रहस्यमयी वेल ने अचानक अपनी विशाल पूंछ झटकी। समुद्र से 1000 फीट ऊंचा पानी का खंभा उठकर सीधे वुवान की ओर बढ़ा। साथ ही उसका विशाल शरीर तेजी से समुद्र में गोता लगाने लगा। बूम! पानी का खंभा फट गया। हालांकि इसके भीतर मौजूद विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा वुवान से लगभग 100 फीट दूर ही गायब हो गई। वुवान ने हल्का सा मुस्कुराया। अपनी आस्तीन लहराते हुए उसने नीचे के समुद्र के पानी को अचानक जाम कर दिया और रहस्यमयी वेल का डूबता हुआ विशाल शरीर उसी समय रुक गया। वास्तव में तुम दोनों बहुत अशिष्ट हो। वुवान हल्का मुस्कुराया। तुरंत ही उसने अपना पतला हाथ बढ़ाया। यदि ऐसा है तो इस महाशय को स्वयं ही कदम उठाना पड़ेगा। स्विश! जैसे ही उसकी आवाज मंद हुई, छोटू की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। उसने रहस्यमयी वेल पर से अपने कदम जमाए और उसका शरीर आगे बढ़ा। एक पल में वह वुवान के पीछे दिखाई दिया। उसी समय उसके हाथ में रक्त जैसी लाल चमक उभर आई। यह रक्त की चमक उसकी हथेली पर फैली, जिससे ताजे खून की एक धार निकल आई। चीत्कार! रक्त जैसी भयानक और बुरी ऊर्जा अचानक उस रक्त चमक के भीतर से निकलकर सीधे वुवान की पीठ के घातक बिंदुओं की ओर बढ़ी। तुम इस लीडर का सामना करते हुए भी हमला करने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी यह हिम्मत वाकई मुझे और अधिक सम्मान देती है। वुवान हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसने अपना सिर नहीं घुमाया। अपनी उंगली के एक झटके के साथ काली और सफेद ऊर्जा अचानक बह निकली और उस रक्त चमक से टकरा गई। बूम! एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। अत्यंत ताकतवर रक्त चमक को सीधे परावर्तित कर दिया गया। जैसे ही रक्त चमक मंद हुई, यह रक्त के रंग वाले दांत में बदल गई। यह आश्चर्यजनक रूप से वह अनहद सोल ट्रेजर था जिसे छोटू ने प्राप्त किया था, डीमन शार्क टूथ। छोटू द्वारा पूरी शक्ति के साथ प्रयोग किए जाने के बावजूद वुवान ने इसे आसानी से संभाल लिया। समसारा स्टेज के एक्सपर्ट की ताकत वाकई डरावनी थी। तो क्या हुआ अगर तुम असुरी वायु गुफा के लीडर हो? एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। छोटू के हमले को विफल होते देख एक छोटी आकृति तेजी से आगे बढ़ी। प्यारी आवाज में चिल्लाते हुए नायरा ने लाइफ डेथ कॉफिन कवर को पकड़ा। प्रचंड निर्वात शक्ति उमड़ा और उसने वुवान की ओर जोरदार वार किया। बूम! वुवान ने बेपरवाह चेहरा बनाए रखा और अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली सीधे लाइफ डेथ कॉफिन कवर से टकराई और एक भरी आवाज गूंज उठी। उसका शरीर जरा भी नहीं हिला। इसके विपरीत नायरा का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। छोटी लड़की, तुम वास्तव में बहुत अधिक बर्बर और लापरवाह हो। अगर तुम इसी तरह जारी रखोगी
तो निश्चित रूप से तुम्हें सबक सिखाया जाएगा, वुवान ने नायरा को उड़ते हुए देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। तुरंत उसने अपना पतला हाथ बढ़ाया। जीवन और मृत्यु ऊर्जा से भरी काली और सफेद रोशनी की एक किरण अंतरिक्ष को चीरते हुए बिजली की गति से नायरा की ओर बढ़ी। स्विश! जैसे ही नायरा पर काले और सफेद प्रकाश की किरण लगने वाली थी, अचानक एक हरी रोशनी तेजी से उनके सामने से गुजरी। छोटू ने उसे पकड़ा और वे दोनों हवा में गिरते हुए मुश्किल से उस हमले से बच पाए। नायरा, पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। छोटू की हरे ड्रैगन जैसी पंख पीछे धीरे धीरे फड़फड़ाने लगे। उसने गंभीर चेहरे से नायरा से हल्की आवाज में कहा। छोटू को इस स्थिति की कठिनाई का एहसास था, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसका वर्तमान स्वरूप पहले के शैतान नगर के समय से कहीं अधिक मजबूत था। यदि वह अपने सभी हथियारों का उपयोग करता तो वुवान के हाथों से बच निकलना असंभव नहीं था। बेशक शर्त यह थी कि वह अकेला होता। यहाँ से निकल जाओ। क्या यह संभव होगा? छोटू की धीमी आवाज भी वुवान के कानों तक पहुंच गई। उसने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। उसकी आंखों में ठंडक झलकने लगी और उसका चेहरा थोड़ा अधीर लग रहा था। जाओ। छोटू ने नायरा को अपनी हथेली के वार से समुद्र की सतह की ओर भेज दिया। कोमल शक्ति ने उसे पानी की सतह तक पहुंचा दिया। इसके बाद उसने अपनी बाह लहराई और एक लाल रंग की रोशनी बाहर निकली जो एक बड़े कड़ाहे में बदल गई। उस कड़ाहे के मुख से रोशनी निकली जो वुवान को अंदर खींचने का प्रयास कर रही थी। भाई ध्रुव रायजादा, अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो मैं अपने पहले दादाजी से कहूंगी कि वे उसकी असुरी वायु गुफा को नष्ट कर दें। नायरा समुद्र की सतह पर उतरी। उसने यह दृश्य देखा, अपने दांत भींचे और जोर से चिल्लाई। इसके बाद उसने पानी में गोता लगाने का इरादा किया। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वह रुकती है तो वह छोटू की ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। मेरी असुरी वायु गुफा को नष्ट करोगी? वुवान की आंखों में एक ठंडी चमक झलक उठी। उसका शरीर तुरंत गायब हो गया और ऐसा लगा जैसे वह एक भूत की तरह कहीं खो गया। इस कारण से उसके पीछे प्रकट हुआ ज्वाला कड़ा ही अपने लक्ष्य से चूक गया। नायरा, सावधान रहो। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। वुवान के गायब होने से छोटू चौंक गया और जल्दी से चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि वुवान का इरादा अब नायरा पर हमला करने का था। नायरा का चेहरा इस दृश्य को देखकर हल्का बदल गया। उसका छोटा शरीर मुड़ा और वह सीधे समुद्र में भागने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह पानी में प्रवेश कर पाती, वुवान समुद्र की सतह पर प्रकट हुआ और उसने सतह पर जोरदार ठोकर मारी। बूम! पूरा समुद्र जैसे बगावत कर उठा और अनगिनत पानी के खंभे आकाश की ओर उठे। एक नन्हा शरीर इन पानी के खंभों से टकराकर दूर उछल गया। उस विशाल और प्रबल शक्ति ने उसके मुंह के कोने पर खून की एक धारा छोड़ दी। तुम कमीने! छोटू की आंखों में दुश्मनी उमड़ पड़ी। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं और एक अजीब रोशनी का चक्र आभासित होने लगा। हालांकि इस समय वुवान ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वह नायरा के सामने प्रकट हुआ। उसकी 2 उंगलियां मुड़ी और काले और सफेद प्रकाश ने उनके सिरे पर आकार ले लिया। यह जीवन और मृत्यु के खंजर की तरह था जो निर्दयता से उसके गले की ओर बढ़ रहा था। बूम! वुवान की काली और सफेद उंगलियां नायरा के गले से केवल 1 फुट दूर थीं, जब नीचे का विशाल समुद्र अचानक धंस गया। जल्द ही एक नीली रोशनी जिसमें काले और सफेद आभा थी समुद्र से बाहर निकली और सीधे वुवान की ओर बढ़ी। ओह! इस अचानक हुए हमले ने वुवान का चेहरा बदल दिया। उसका हमला रुक गया और उसकी उंगलियां नीचे गिरकर उस नीली रोशनी से टकरा गईं। बूम! एक भयानक ताकत आकाश में फैल गई। तुरंत ही एक पानी का खंभा आकाश की ओर उठा। एक भूत जैसी आकृति पानी के खंभे से बाहर निकली और हवा में नायरा को पकड़ लिया। आप कौन हैं? और मेरी असुरी वायु गुफा के मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? वुवान को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने ठंडे स्वर में पूछा। समुद्र का पानी आकाश से बरसने लगा, जबकि छोटू भी हैरानी से उस दिशा में देखने लगा।
उसने देखा कि एक नीले वस्त्र पहने व्यक्ति तूफान के बीच हवा में खड़ा था। वह व्यक्ति बेहद सुंदर था और उसकी आंखें नीली थीं। दूर से वह जैसे समुद्र का स्वामी प्रतीत होता था और गहरे और अथाह लग रहा था। असुरी वायु गुफा। वह व्यक्ति जिसने नायरा को पकड़ा हुआ था, वुवान को घूरते हुए मुस्कुराया। उसके होठों के किनारे एक बर्फ जैसी ठंडी हंसी उभर आई। तुम नीच व्यक्ति, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मेरे अमर संत व्हेल दल के किसी सदस्य को सबक सिखाने की काबिलियत है? समुद्र की सतह के ऊपर एक नीली पोशाक पहने व्यक्ति खड़ा था। वह लंबा और आकर्षक था और उसके कंधों पर बिखरे हुए आसमानी बाल उसे बेहद आजाद और स्वच्छंद दिखा रहे थे। हालांकि उसका चेहरा इस समय गंभीर था और उसकी नीली आंखों में ठंडक भरी हुई थी, जो सामने खड़े असुरी वायु गुफा के वुवान पर टिकी हुई थीं। अमर संत व्हेल दल। वुवान का चेहरा पहले उस नीली पोशाक वाले व्यक्ति के अशिष्ट शब्दों की वजह से थोड़ा काला पड़ गया। हालांकि जब उसने यह नाम सुना तो उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव आया। दैत्यून के सागर में सबसे शक्तिशाली गुट सी डीमन ट्राइब था। सी डीमन ट्राइब अनगिनत दल से बना था और अमर संत व्हेल दल उनमें से एक ओवरलोड स्तर का दल था। दैत्यून के सागर में मानव गुटों के लिए अमर संत व्हेल दल से लड़ने की योग्यता रखना बहुत दुर्लभ था। कम से कम असुरी वायु गुफा उनकी तुलना में कमजोर था। थर्ड ग्रैंडपा। इस समय नायरा ने भी खुद को संभाल लिया। उसने इस नीली पोशाक वाले व्यक्ति को देखा जो अचानक प्रकट हुआ था। उसकी बड़ी आंखों में खुशी झलक उठी। जल्दी ही उसकी आंखों में नमी जमा हो गई, मानो वह कोई करतब दिखा रही हो। थर्ड ग्रैंडपा, इस बदमाश ने कहा कि वह मुझे मार देगा। नायरा बेहद दयनीय दिख रही थी। उसके मुंह के कोने पर खून की एक हल्की लकीर भी थी। इसके अलावा इस छोटी लड़की का अभिनय कौशल वास्तव में काफी अच्छा था और ऐसा लग रहा था कि उसने यह अक्सर किया होगा। इसलिए कोई भी उसकी इस हालत को देखकर थोड़ा विचलित हो जाता। नीली पोशाक वाले व्यक्ति ने अपना सिर झुकाया और नायरा की इस हालत को देखा। उसके सुंदर चेहरे पर एक गर्म मुस्कान उभरी। उसने नायरा के छोटे सिर को सहलाते हुए हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तक तिसारे ग्रैंडपा यहाँ है कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। उसकी आवाज गूंजने के बाद उसने फिर से अपना सिर उठाया। जैसे ही उसकी नजर वुवान की ओर मुड़ी, उसके चेहरे की कोमलता ठंडे और घातक इरादे में बदल गई। असुरी वायु गुफा कब से इतना साहसी हो गया कि वह मेरे अमर संत व्हेल दल के सदस्य को छूने की हिम्मत करे? वुवान ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। इस घटना का ऐसा मोड़ स्पष्ट रूप से उसकी उम्मीदों से परे था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटी लड़की वास्तव में अमर संत व्हेल दल की सदस्य थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उसका इस दल में काफी ऊंचा स्थान था। वुवान सी डीमन ट्राइब के इस महान दिग्गज से स्पष्ट रूप से थोड़ा डर रहा था। यह कहा जाता था कि अमर संत व्हेल दल में एक सच्चा पुनर्जन्म रैंक एक्सपर्ट था। ऐसा आधार उनके असुरी वायु गुफा की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। हालांकि वुवान अमर संत व्हेल दल की बड़ी ताकत के बारे में जानता था, लेकिन वह भी आखिरकार समसारा स्टेज का एक अल्टीमेट एक्सपर्ट था और पूरे दैत्यून के सागर में शीर्ष व्यक्तियों में गिना जाता था। ऐसे में इस नीली पोशाक वाले व्यक्ति द्वारा उसका उपहास किया जाना स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ा खटक रहा था। इन दोनों ने मेरी असुरी वायु गुफा के हाथ से कुछ छीन लिया है। क्या इसका मतलब यह है कि यह लीडर इसे वापस लेने की कोशिश भी नहीं कर सकता? भले ही तुम्हारा अमर संत व्हेल दल ताकतवर हो, क्या तुम सोचते हो कि मेरी असुरी वायु गुफा में हर कोई इतना कमजोर है कि उसे खिलौना समझा जाए? वुवान ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तुम्हारी चीज छीन ली। नीली पोशाक वाला व्यक्ति थोड़ा चौंक गया। इसके बाद उसने पास खड़े छोटू की ओर देखा और हंसते हुए व्यंग्य किया, तुम्हारी असुरी वायु गुफा को दैत्यून के सागर में कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त है, फिर भी तुम्हारी चीजें दो छोटे बच्चों ने छीन ली। इससे अधिक क्या कहा जा सकता है कि तुम बेकार हो? छोटू ने अपनी नाक सहलाई। उसे लगा कि यह नीली पोशाक वाला व्यक्ति वाकई दबंग था। क्या यह बात वुवान को गुस्से में खून थूकने पर मजबूर नहीं करेगी? छोटू ने यह सोचते हुए वुवान की ओर देखा। निश्चित रूप से उसका चेहरा काला और गंभीर हो गया था। मैंने अमर संत व्हेल दल की प्रतिष्ठा के बारे में बहुत सुना है। आज तुमसे मिलकर मैं वास्तव में देखना चाहूंगा कि यह प्रतिष्ठा वास्तव में कितनी सच्ची है। वुवान धीरे धीरे आगे बढ़ा।
जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, निर्वात शक्तियां उसके चारों ओर एक विद्रोही स्थिति में प्रतीत हुई। 1,00,000 फीट के क्षेत्र में जगह धीरे धीरे विकृत होने लगी। अगर तुम्हें खेलना है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, नीली पोशाक वाले व्यक्ति ने हल्के स्वर में हंसते हुए कहा। जल्दी ही उसने अपनी गोद में मौजूद नायरा को हल्के से थपथपाया और एक कोमल शक्ति ने उसे छोटू की ओर पहुंचा दिया। इसके बाद उसने अपनी आस्तीन लहराई। बूम! जैसे ही आस्तीन लहराई, विशाल समुद्र तुरंत उथल पुथल मचाने लगा। तुरंत एक विशाल लहर उठी। वह सीधे 1,00,000 फीट ऊंची पानी की दीवार में बदल गई, जो नीली पोशाक वाले व्यक्ति के पीछे गूंजती हुई तैरने लगी। वह दृश्य बेहद भव्य था। क्या ताकत है! छोटू अवाक रह गया। ये दोनों एक्सपर्ट समसारा स्टेज तक पहुंच चुके थे। यह स्तर पूरे विश्व में शीर्ष श्रेणी का माना जाता था। इनके बीच की यह लड़ाई दुनिया को बदलने का कारण बन रही थी। वह मेरे थर्ड ग्रैंडपा मुदित हैं। वह काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रैंडपा उनसे भी अधिक ताकतवर हैं। नायरा ने छोटू के पास खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, यह सचमुच अमर संत भेल दल के लायक है। छोटू की आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। यह मुदित पहले ही समसारा स्टेज तक पहुंच चुके थे। अगर वह कथित फर्स्ट ग्रैंडपा उनसे भी अधिक शक्तिशाली थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने पुनर्जन्म रैंक में कदम रख लिया है? यह स्तर सचमुच इस दुनिया में शिखर का अस्तित्व है। उसने कभी नहीं सोचा था कि अमर संत भेल दल के पास। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। वास्तव में इतना ताकतवर व्यक्ति हो सकता है। गड़गड़ाहट। वुवान ने आसमान में खड़े होकर ठंडे चेहरे के साथ अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ से काली और सफेद शक्ति की विशाल लहरें निकलीं और उसके हाथ में एक 10,000 फीट लंबा काला और सफेद अजगर बन गया। बूम! विशाल अजगर का शरीर हिला और स्थान खुद ही ध्वस्त हो गया। उस भयावह शक्ति ने छोटू को थोड़ा भयभीत कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इस विशाल अजगर का एक झटके से ही महाप्राण रैंक के किसी एक्सपर्ट को मार डालना संभव था। 9 डेप्थ्स डिवाइन अंडरवर्ल्ड पांग। वुवान के मुंह से अचानक एक हल्की चीख निकली। तुरंत ही आकाश में काले और सफेद प्रकाश का उभार हुआ। एक विशाल काली और सफेद अजगर तुरंत ही गूंजती हुई बाहर निकली। उसका शरीर विशाल था, लेकिन वह बिजली की तरह तेज थी। उसका यह विशाल शरीर काले और सफेद तूफान की तरह मुदित की ओर दौड़ पड़ा। तुम्हारे पास कुछ ताकत है। मुदित ने यह देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। उसकी दोनों हथेलियां घुमी और उसके पीछे का लाखों फीट ऊंचा लहर अचानक उठ गया। वह अनंत तक फैले एक विशाल नीले प्रकाश वाले भेल में बदल गया। एंसेस्टर वेल पांग। मुदित के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जब उसने एक मुक्का आगे बढ़ाया। उसके मुक्के के रास्ते में अंतरिक्ष टूटने लगा। उसके बाद वह नीले प्रकाश की विशाल भेल अचानक आगे बढ़ी। यह खुद अंतरिक्ष को चीरते हुए आगे बढ़ी और उस काले और सफेद अजगर से टकराई। बूम! टकराव के क्षण में दुनिया जैसे टूटने लगी। अंतरिक्ष तेजी से विकृत हो गया। एक भयंकर तूफान पूरे क्षेत्र में फैल गया, जो लाखों फीट तक फैल गया। नीचे का समुद्र इतना हिल गया कि उसमें लाखों फीट बड़ा भंवर बन गया। काफी देर बाद यह समुद्र का पानी फिर से भर पाया। छोटू ने नायरा को पकड़कर पीछे खींच लिया। इसके बावजूद वह इस भयानक शक्ति के कारण अपनी छाती में घुटन महसूस कर रहा था। वह अंदर ही अंदर कांप गया। एक समसारा स्टेज का योद्धा वाकई में महाप्राण रैंक के योद्धा से बहुत आगे था। आकाश से हर तरफ से तूफान बरस रहा था और काफी समय बाद यह धीरे धीरे शांत हुआ। छोटू ने अपना सिर उठाया और दूर आकाश में दो आकृतियों को आमने सामने देखा। उनकी ताकतवर आभाएं दो दिव्य भालों की तरह थीं, जो दुनिया को भेदने में सक्षम लग रही थीं। ऐसी लड़ाई में विजेता तय करना स्पष्ट रूप से कठिन था। दोनों ही समसारा स्टेज के योद्धा थे। जब तक वे अपनी अंतिम शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी पक्ष के लिए जीत हासिल करना मुश्किल था। वुवान का चेहरा थोड़ा गंभीर था। हालांकि काफी देर बाद उसने गहरी सांस ली और अपने क्रोध को शांत किया।
वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि अब वह सिल्वर टावर को वापस नहीं ले पाएगा। तुम उस चीज को वापस लेने की बात भूल जाओ। इसे मेरी छोटी पोती को चोट पहुंचाने के लिए माफीनामा समझ लो। मुदित ने हंसते हुए वुवान से कहा। वुवान की आंखों के कोने फड़कने लगे। उसने गहरी आवाज में कहा, मेरी असुरी वायु गुफा इतनी आसानी से यह मामला छोड़ने वाली नहीं है। ओह, जो भी तुम करने की योजना बना रहे हो, मेरी अमर संत वैल दल तुम्हारे साथ अंत तक खड़ी रहेगी। मुदित ने अपने कंधे उचकाए। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे असामान्य रूप से गहरी और कठोर हो गईं। हालांकि मैं तुम्हें पहले ही याद दिला दूं कि अगर नायरा के साथ कुछ भी होता है तो शायद इस दैत्यून के सागर में तुम्हारी असुरी वायु गुफा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वुवान की पुतलियां हल्की सिकुड़ गईं। उसने तुरंत ठंडी हंसी में कहा, हालांकि तुम्हारी अमर संत वैल दल शक्तिशाली है, मुझे डर है कि अगर वह मेरी असुरी वायु गुफा को खत्म करने की कोशिश करती है तो उसे भी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह जान गया कि आज वह और कुछ नहीं कर सकता। बिना किसी और समय गवाए उसने अपनी बाह लहराई। अंतरिक्ष विकृत हो गया और उसका शरीर गायब हो गया। छोटू ने यह दूर से देखा और राहत की सांस ली। तीसरे दादाजी, आप बहुत कमजोर हैं। आप उसे खत्म भी नहीं कर सके। नायरा इस परिणाम से साफ तौर पर नाखुश थी। उसने अपना छोटा सा मुंह सिकोड़ा और कहा, वह भी समसारा स्टेज पर है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी साधारण व्यक्ति से लड़ रहा था? मुदित ने असहाय होकर कहा। वह नायरा के बगल में प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए डांटने के स्वर में बोला, छोटी लड़की, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे भागने की वजह से कबीला कितना चिंतित है? वह जगह बहुत बोरिंग है। नायरा ने अपनी चोटियां झुलाई। फिर उसने जल्दी से छोटू को अपने पास खींचा और मुस्कुराते हुए उसका परिचय दिया। तीसरे दादाजी, यह भाई छोटू हैं। उन्होंने कई बार मेरी जान बचाई है। नमस्ते बुजुर्ग। छोटू ने मुदित की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वह जानता था कि यह व्यक्ति भले ही उसके समान उम्र का दिख रहा था, लेकिन वास्तव में वह एक पुराना योद्धा था जिसने अनगिनत साल देखे थे। हाँ, ध्रुव रायजादा, हाँ, मैंने यह नाम पहले ही सुना है। हालांकि मुदित ने बस मुस्कुराते हुए रहस्यमय अंदाज में छोटू से बात की। अरे! छोटू चौंक गया। इस मुदित ने वास्तव में उसका नाम सुना था। मुदित हल्का सा मुस्कुराया और छोटू की उलझन भरी स्थिति को देखता रहा। फिर उसने धीरे से टिप्पणी की, तुम ग्रीन ड्रैगन स्किल में और भी निपुण होते जा रहे हो। छोटू हल्का सा चौंक गया। उसने अचानक कुछ समझा। ऐसा लगता था कि इस मुदित की मुलाकात पहले से हुई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है।